टेस्ट कर चेक नहीं हुआ वो, चेक करने से मैं बता दूंगा। ठीक है, इसी वीक में चेक कर लेंगे, चेक करते ही बता दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम के बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए रेडी होना, और चेक होने से मैं आंसर भेजूंगा। जिन लोगों का अभी तक टेस्ट नहीं हुआ उन लोगों का भी टेस्ट हो जाएगा, अरे तो सबको ही पढ़ते रहो अच्छे से। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, तो सर डिमांड डिमांड में बात हो रहा था ना। हेलो, हम लोग डिमांड पे डिस्कस कर रहे थे ना। यस सर। यस सर। तो ये जो डिमांड है, ठीक है, ये जो चैप्टर है डिमांड एंड सप्लाई आल्सो, पर डिमांड में हम लोग जहां पर डिस्कशंस कर रहे थे, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व भी हम लोग ड्रॉ करना सीखे, डिमांड शेड्यूल क्या है वो भी समझे। फिर हम लोगों ने लास्ट दिन एक गजब देखे सर, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब जिसमें कुछ फेमस फेमस थ्योरी याद है सबको, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में हम लोगों ने कुछ गजब पॉइंट, जैसे कि वो आपका वेवलेन इफेक्ट, फिर आपका क्या बोलते हैं, उनका नाम बताइए वो, और एक सर रॉबर्ट गिफेन, गिफेन रूल्स। हाँ, रॉबर्ट गिफेन, गिफेन रूल्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये कुछ फेमस पॉइंट्स था जो काफी वाइटल भी था, कि मतलब हम लोग नॉर्मली डिमांड का एक कॉन्सेप्ट हम लोग सबको पता है, दैट इज व्हेनेवर देयर इज अ increase in the price while other thing remaining constant, if there is an increase in the price of the product then quantity demand क्या होता है सर, डिक्रीज करता है। यस ना। और जब प्रोडक्ट का दाम कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ता है, और प्रोडक्ट का दाम ज्यादा होता है तो उसका डिमांड कम होता है। बट हम लोगों ने ये चीज देखा लास्ट दिन कि एक्सेप्शंस भी होता है, जिस केस में ऐसा बहुत सारे केसेस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपर्ली अप्लाई भी नहीं होता। और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा सर कि ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहां पर मतलब जहां एक्सेप्शंस काम करते हैं, वहां पर डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। लास्ट दिन हम लोगों ने ये भी एक चीज पढ़ा था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होते हैं। आई होप आपको याद है, काफी सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुआ था लास्ट क्लास में कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होते हैं, याद है सबको? यस सर। बताओ फिर एक बार शॉर्ट में बता दो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड होने के पीछे क्या क्या रीजन रहता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इनकम इफेक्ट, हाँ, and number of consumers in the market, मैंने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। बट एक चीज तूने थोड़ा स्किप कर दिया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इन प्राइस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, एंड उसका एक कंप्लीट इफेक्ट आता है किस पे, प्राइस पे ना। हाँ प्राइस, प्राइस पे, वो एक बहुत ही वाइटल पॉइंट था। when price मैंने according to demand, law of demand, demand increases with fall in price, that's why the demand curve is downward sloping। ওটা তো মেইন রিজন। তারপর ওটা রিজন হচ্ছে সাবস্টিটিউশন ইফেক্ট, ইনকাম ইফেক্ট, ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনালিটি আর নাম্বার অফ কনজিউমার্স। वेरी गुड सर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट का जो इक्वेशंस है, ये इस पॉइंट पे अगर किसी ने रिवाइज घर में नहीं किया तो मैं उनको बताऊं कि एक बार प्लीज घर पे रिवाइज करना, और रिवाइज करते वक्त एक चीज पे जरूर ध्यान देना, दैट इज कि हर केस में ये जो डिमांड ग्राफ है, डिमांड ग्राफ कैसे देखने में होता है, वी ऑल नो दिस है। डिमांड ग्राफ देखने में डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, इसको हम लोग क्लास में ड्रॉ करके भी देखा था, है ना राजू? हम लोगों ने ड्रॉ करके भी देखा था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है। अच्छा, आज ना मेरे यहाँ पर ना थोड़ा वो, ये वाला मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, अलग कंप्यूटर में आ गए और थोड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड होते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों को ये प्रूव करना पड़ा था कि बार बार डाउनवर्ड होता है क्या, अपवर्ड नहीं हो सकता नॉर्मली डिमांड का। तो उसका जब जब हम लोग जिस भी एंगल से देख रहे थे, वॉट एवर बी दी एंगल, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के एंगल से देखें, इनकम इफेक्ट के एंगल से देखें, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के एंगल से देखें, या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के एंगल से देखें, तो भी वो डाउनवर्ड हो रहा था। अब मे बी आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सर आपने लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने बस आपको इसका नाम बोला था,
किसी को पता है लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है? अगर वो जानता है तो शेयर कर सकता है क्लास के साथ। व्हाट इज लॉ ऑफ डीएमयू? ओके, शेयर करो फिर, लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? चलो। Sir, as a consumer consumes some certain units of some units of a commodity, each successive unit gives less and less additional satisfaction than the previous unit. That is called law of diminishing marginality. মানে যখন আমি consumption বাড়াবো তখন আমার each successive unit মানে first দুটো ইউনিট যে স্যাটিসফ্যাকশন দেবে, থার্ড ইউনিটটা আগের ইউনিটের থেকে কম এডিশনাল স্যাটিসফ্যাকশন দেবে, ইউটিলিটি কম দেবে। ওকে, and that is আমার ডেজার্টের এক্সাম্পল মনে আসছে। বল, যেটা যেটা মনে আছে সেটাই বল। আসলে ডেজার্টের একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন আপনি। আচ্ছা বল তো, ডেজার্টের এক্সাম্পলটাই বল না, কি মনে আছে সেটা বল না। স্যার ওই অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়েছিলাম, তো ওখানে আপনি বসেছিলেন একজন মানে লোক, তো মিডল অফ দ্য ডেজার্টে, তো ওইখানে সব জায়গায় আপনার চেনা আছে, আমরা যাব, তো আমি জিজ্ঞাসা করতে গেছি যে কোথায় যাবো আর কি, আপনি জল সাপ্লাই করতেন, তো একটা গ্লাসের দাম মানে 1 কোটি টাকা, তারপর ওই স্যাটিসফ্যাকশনটা করার পর পরের গ্লাসটা 50,000 এর, মানে প্রত্যেকটা গ্লাসের পর এক মানে আমি কি বলবো ওই স্যাটিসফ্যাকশনটা কম হয়ে থাকে, তো ওই অনুযায়ী प्राइसটাও কম হয়ে যাবে, ওটাই মনে আসছিল। ओके ओके ठीक है। अरिजीत ने एक एग्जांपल्स बताने का कोशिश कर रहा था बट पूरा उसको याद नहीं है, उसके दिमाग में है बट वो बोल नहीं पा रहे प्रॉपर्ली। आयन ने सही बताया। और कोई कुछ बोलोगे सर लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में? और कोई कुछ समझते हो जानते हो तो बोलो। और किसी की मुझसे स्निग्धा কিছু বলবি ল অফ ডিএমইউ এর ব্যাপারে? স্নিগ্ধা বল। না, ওরা যেটা বলেছে সেটা তো ঠিকই বলেছে। सही बोला, वेरी गुड। आयन ने एकदम परफेक्ट बोला। और इसने भी डेजर्ट का एग्जांपल जो दे रहा था, मैं चलो एक काम करता हूँ, लॉ ऑफ डीएमयू को जो डेजर्ट वाला एग्जांपल देना या बताना है क्या? बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? साहिल एग्जांपल देना है या डेफिनेशन देना है? आपको जो सही है। मैं लॉ ऑफ डीएमयू समझना चाहता हूँ, आप अगर जो भी आप जिस तरह से समझे। Sir, it states that as a consumer takes more units of a good, the additional utility will be derived from an additional unit of good is keep diminishing. Additional unit of marginality price diminishing. सर एडिशनल यूनिट का प्राइस डिमिनिश होगा या उसका गुड्स का डिमांड यूटिलिटी डिमिनिश होगा। वेरी गुड वेरी गुड, ओके सही बताया, साहिल ने भी एकदम सही बताया। ठीक है सर, चलो एक मेरा एक पर्सनल एग्जांपल था, इसे इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है एक लेवल तक, फिर डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर एक टाइम पे डिमिनिश करना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, अब इसके साथ एक मार्केट वाला कहानी भी है। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको बोल रहा है तो बोल ही देते हैं। सही बताया, साहिल ने भी सही बताया, आयन ने भी सही बताया, अरिजीत भी कोशिश अच्छा था एग्जांपल्स वाला। अच्छा देखो, तो पॉइंट कुछ ऐसा था कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, इसमें इकोनॉमिकल इफेक्ट मैं आपको दो एंगल से समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बार बार जो आयन जो पॉइंट बोल रहा था, ये साहिल आल्सो सेम पॉइंट भी बात कर रहा था कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट, या फिर से फॉर एग्जांपल ग्लास ऑफ वाटर, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डेजर्ट का एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। अगर आप डेजर्ट में विजिट करोगे, डेजर्ट इसलिए क्योंकि डेजर्ट में पानी का चिंता बहुत होता है। सही बोल रहा हूँ ना सर? इंडिया में भी अच्छा बड़ा डेजर्ट है, राजस्थान में अगर आप थर में जाओ, और अगर आप दुनिया के बड़े बड़े डेजर्ट्स पे जाना चाहते हो तो आप अफ्रीका विजिट करो या फिर चाइना विजिट करो। चाइना में यहाँ पर दो डेजर्ट्स है, बड़ा बड़ा डेजर्ट्स है, ये देख रहे हो सर? यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट्स है, ठीक है, चाइना में बहुत बड़ा बड़ा डेजर्ट्स है, गोबी है, ठीक है, और एक डेजर्ट्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा डेजर्ट्स तो दुनिया का भयंकर खूंखार डेजर्ट्स है सर, यहाँ पर जाओ, सहारा, ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ एरिया आप जाओ तो आपको पानी का चिंता हो जाएगा। तो ऐसे ही एक डेजर्ट्स पे आप लोग पहुंचे और आपको पानी का जरूरत हो गया, तो जैसे कि मानो जैसे अरिजीत बोल रहे थे कि मैं वहां पर पानी वाटर सप्लायर के हिसाब से वहां पर मैं बैठ गया, ठीक है, कि मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करूंगा, पानी बेचूंगा। जो भी यहाँ पर एडवेंचर करने आएगा
मेरा दिमाग में रहता है कि भाई इनको पानी तो इतना ये लेके नहीं आ सकता, कैमल में आएगा बट इतना पानी कहाँ से लाएगा, तो मैं उनको एक बॉटल पानी, क्योंकि जिंदगी का लाइफ का सवाल है ना सर, तो एक बॉटल पानी का दाम में 1 करोड़ रखता हूँ, फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर, ठीक है, फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर 1 करोड़। एंड जैसे ही मतलब उसका पहला जिसमें उसका जान बचेगा, उसका मतलब जो लाइफ सेविंग वाटर है, से फॉर एग्जांपल ये जो ग्लास है, ठीक है, ये सब ग्लास ऑफ वाटर है, आप समझ रहे हो ना सर, these are the glass of water, this is the first, this is the second, this is the third, fourth and fifth। तो ये पहला ग्लास ऑफ वाटर लाइफ सेविंग है। तो आप लोग मुझे एक चीज बताओ, क्या लाइफ सेविंग पानी के लिए, लाइफ सेविंग ग्लास ऑफ वाटर के लिए अगर कोई एडवेंचर करने वाला बंदा जो थोड़ा रिच है, क्या अगर उसके पास पैसा है, assumption सही है, that person have money, तो क्या वो मुझे 1 करोड़ पे करेगा? ये सब नो बताइएगा सर। यस सर। लाइफ सेविंग है ना, जिंदगी बच सकता है, नहीं तो डिहाइड्रेशन में मर जाओगे सर, डेजर्ट विजिट करोगे तो पता चलेगा कभी, ठीक है। तो लाइफ सेविंग है, तो 1 करोड़ से आपका अगर जान बचे तो फर्स्ट क्लास ऑफ वाटर के लिए यू विल रेडी टू पे 1 करोड़। अब सवाल है सर, जैसे ही फर्स्ट ग्लास पानी से आपका लाइफ तो बच गया और आपका प्यास भी थोड़ा बहुत बुझा, लेकिन सेकंड ग्लास ऑफ पानी के लिए आप उनको ऑफर कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा रिजर्व बढ़ाना चाहते हैं, वाटर का बैलेंस अपने बॉडी में बढ़ाना चाहता है, तो क्या वो अगेन 1 करोड़ पे करेगा आपको सेकंड ग्लास ऑफ वाटर के लिए? नो सर, कम करेगा, कम करेगा ना, बिकॉज उसका यूटिलिटी कम हो गया है। इसी पॉइंट में साहिल बात कर रहा था कि उसका यूटिलिटी डिमिनिश होगा, और जैसे उसका यूटिलिटी डिमिनिश होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके लिए कम दाम पे करेगा। तो इसके लिए वो 70 लाख देने के लिए रेडी है, ठीक है। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, अब वो सोचते हैं कि चलो 2 ग्लास पी के तो मेरा रिजर्व, मतलब मैं पहले मेरा लाइफ सेविंग्स, दूसरा मेरा वाटर बैलेंस को मैंने अपने बॉडी में रख लिया, इससे मैं वापस जा सकता हूँ, बट रास्ता भी बड़ा लंबा चौड़ा है सर, बहुत दूर जाना है, पता नहीं, सपोज मानो मोरक्को गए थे, मोरक्को से यहाँ पर वेस्टर्न सहारा में पहुंचे, ठीक है, कभी कभी अगर वेस्टर्न सहारा का हालत देखे ना तो यहीं पर मतलब हालत खराब हो जाएगा सर। चलो देख के आते हैं वेस्टर्न सहारा। सर क्यों फालतू में घुमाने लेके चलते हो सर, क्या है ना, कभी कभी घर बैठे बैठे भी एडवेंचर करने में मजा आता है। चलो कुछ गया ही नहीं है, जाना नहीं चाहता है, ओके छोड़ो, जाएंगे नहीं, फिर ये लेके नहीं जाना चाहता, ओके। तो वेस्टर्न सहारा में आप अभी क्या करते हो कि आपको मोरक्को वापस जाना है, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो है ना ग्लास, ये आप घर अपने साथ लेके जाना चाहते हो। अब मुझे आप बताओ कि ये 3 ग्लास पानी मैं आपको सेल करूंगा, तो क्या आप उसके लिए मुझे कितना दाम पे करोगे? थर्ड ग्लास के लिए 50 लाख, फोर्थ ग्लास के लिए 30 लाख एंड फिफ्थ क्लास के लिए मे बी 10 लाख रुपीस। आप बात समझ रहे हैं? ये आपका क्या रहेगा सर, आपके पास आप रिजर्व रखोगे। अब यहाँ पर पॉइंट ये नहीं कि मैं 1 ग्लास पानी का इतना दाम क्यों रखा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। सवाल ये उठता है सर, जैसे जैसे आपका यूटिलिटी डिमिनिश होता गया, यूटिलिटी जैसे जैसे आपका डिमिनिश होता गया, आपने एक चीज देखा सर, ऐसे ये टॉपिक में यूटिलिटी में डिस्कस करता, यूटिलिटी डिमिनिश होता गया तो आप नेक्स्ट यूनिट के लिए कम पे कर रहे हैं, यूटिलिटी डिमिनिशिंग, एंड दैट्स व्हाई नेक्स्ट यूनिट के लिए कम पे, फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए और कम पे, फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए और कम पे, फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए और कम पे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आपका यूटिलिटी कम होगा वैसे वैसे, मतलब आपका डिमांड कम हो रहा है ना, वैसे वैसे प्रोडक्ट का दाम भी कम हो जाएगा। तो बात वही है कि जैसे जैसे दाम कम हो, मतलब आपका यूटिलिटी कम होता है, आप सेकंड बेस्ट के लिए, सेकंड यूनिट के लिए, थर्ड यूनिट के लिए आप ऑलवेज कम पे करना चाहोगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही वाला ये भी डिमांड का एक दूसरा कारण है, जिसके कारण डिमांड ग्राफ डाउनवर्ड होते हैं। मतलब धीरे धीरे लोगों का यूटिलिटी कम होता है ना, तो डिमांड भी कम होगा, यूटिलिटी कम तो डिमांड भी कम, तो इसलिए डिमांड का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो ये भी डाउनवर्ड होने का एक बहुत बड़ा रीजन के हिसाब से काम करता है। अब इसको अगर मैं, ये तो आपको मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए डेजर्ट वाला एग्जांपल, यूटिलिटी वाला एग्जांपल्स में आप देखिए, क्या कोई मुझे बता सकते हो मार्केट में इसका रियल लाइफ यूज कैसे होता है? सीरियसली इसका रियल लाइफ यूज है, बहुत बड़ा यूज है इसका मार्केट में, रियल लाइफ में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। कहां पर लेके चलने से आपको समझ में आएगा।
बिग बास्केट, आई डोंट नो, मे बी मिल सकता है, अगर मिले तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो एक चीज देखते हैं, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, मतलब आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा। अच्छा, 1 kg आलू का क्या दाम बता रहे हैं? 10 रुपीज। यहाँ पर दाम कम नहीं किया। ऐसे बहुत बार होता है सर, आप मार्केट में जाते हो, कम अमाउंट में आपको दुकानदार छोड़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ज्यादा लेते हो दुकानदार आपको सस्ते में देता है। क्या ऐसा होता है? बोलिएगा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मतलब सिंपल बात है कि यहाँ पर ये लोग दे नहीं रहा है करेंटली, बट 1 kg आलू, ठीक है, 1 kg आलू दे 10 kg, लेकिन अगर आप 5 kg लोगे तो क्या आप 50 रुपया दोगे उसको? नॉर्मल मार्केट का बात कर रहा हूँ सर। आप 2-4 रुपया कम करोगे कि नहीं करोगे? कम से कम 10 रुपया तो कम कर ही लोगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. 45 तो हो गई। 45 में तो मिल ही जाएगा सर। 5 किलो एक साथ लेगा तो 45 में तो लेके आएंगे ही आएंगे। एंड यही, दिस इज द कैच, यहीं पर आपका मेन पॉइंट आ जाता है कि क्यों दुकानदार आपको मतलब कम दाम में दे देता है। सर 1 kg का दाम 10 रुपया है, तो 5 kg का दाम तो 50 ही होना चाहिए। हेलो दित्सा, बोलो, काजल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर 1 kg का दाम 10 रुपीज है तो फिर 5 kg का दाम तो 50 होना चाहिए। छोड़े क्यों? क्यों दुकानदार हमें छोड़ेगा? और क्यों मैं कम दाम देने के लिए पागल हो जाऊंगा? ऐसा क्या मतलब रखता है यहाँ पर? बोलो सर, बताओ क्या रीजन है ऐसा? अयन बोल। So quantity बेशी तो क्वांटिटी ज्यादा तो ठीक है ना, बट तो फिर क्वांटिटी ज्यादा तो मेरे लिए क्वांटिटी ज्यादा, दुकानदार का तो 1 kg का दाम उसका, वो 10 kg 10 रुपया में सेल करेगा और 5 kg बेचेगा तो 50 में सेल करेगा। तो फिर हम लोग ऐसा डिमांड क्यों करते कि भाई ज्यादा लेंगे तो कम दाम देना है मुझे? और दुकानदार भी देता है, ऐसा नहीं कि हम ही डिमांड करते हैं, वो सप्लायर भी देता है। भाई ऐसा क्या बात होता है? क्वांटिटी ज्यादा बोलने से थोड़ी ना होता है। क्वांटिटी ज्यादा लेंगे तो फिर वो कम दाम में दे देगा मुझे। व्हाट इज द रीजन? किसी को समझ आ रहा है क्या? सॉरी, किसी के दिमाग में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये लॉ ऑफ डीएमयू का फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पर, कुछ समझ में आ रहा है? लॉ ऑफ डीएमयू का फॉर्मूला काम कर रहा है यहाँ पर। हाँ सर। कैसे? कैसे बोलो तो? देखो सर, ध्यान से देखो, अब लॉ ऑफ डीएमयू का फॉर्मूला पूरा का पूरा काम कर रहा है। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आपको आपकी माँ ने घर तो मार्केट में भेजा था आलू लाने के लिए। आप मुझे एक चीज बताओ, पोटैटो 1 kg पोटैटो नेसेसिटी ज्यादा है या 5 kg पोटैटो ज्यादा नेसेसरी है? अगर एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कोई बोलेगा सर अगर पिकनिक में जाएंगे तो ऑब्वियसली 5 kg, दैट्स अ डिफरेंट, वहां पर आप 4-5 नहीं होंगे। एक 4 पर्सन की, 4 फैमिली मेंबर्स की फैमिली है, 4 फैमिली मेंबर्स, ओके, 4 मेंबर्स की फैमिली, ऐसे फैमिली के लिए 1 kg आलू ज्यादा नेसेसिटी प्रोडक्ट है या फिर 5 kg? सर 1 kg। मतलब किससे आपका घर का खाना मतलब हो जाएगा? आपका घर का खाना जो है वो 1 kg में ही हो जाएगा। और अगर आप 1 kg, जैसे कि मैं, मेरे साथ ही कल हुआ, तो मैं यहाँ मार्केट जा रहा था तो माँ ने बताया कि बेटा एक छोटा सा गोभी लेके आना, ठीक है, वो कॉलीफ्लावर, ओके, छोटा सा लेके आना। तो मैं बोला ठीक है, एक ही लेके आना। तो नॉर्मली जब जिस उसी दुकानदार से मैं जब रोज मार्केट करता हूँ तो मेरा वेजिटेबल्स लेते लेते 300 350 का बिल हो जाता है। 2 दिन 3 दिन छोड़ छोड़ के 350 400 का बिल हो जाता है उसके पास। उस दिन वो मुझे वही गोभी 12 रुपया 15 रुपया में देने के लिए रेडी रहता है, बट उस दिन जिस दिन मैं सिर्फ 1 कॉलीफ्लावर लेने के लिए उसको बोला ना, वो कितना दाम लिया मेरे से जानते हो? 20 रुपीज का दाम लिया। क्यों बोला तो? बिकॉज ये मेरा अटमोस्ट नेसेसिटी था, जरूरी था, कुछ आइटम बनाना था तो वो एक गोभी बहुत जरूरी था, उसके लिए मुझे जितना पे करना था मैंने कर दिया।
लेकिन जिस दिन मैं बहुत सारा चीजें लेता हूँ, एक गोभी मेरे लिए उतना भी नेसेसिटी नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा ना सर, आपका यूटिलिटी उस पर कम हो जाएगा। सिमिलरली 1 kg आलू आपके लिए जितना नेसेसिटी है, 5 kg आलू आपके लिए उतना नेसेसिटी नहीं है। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, फर्स्ट केजी आलू आपके लिए जितना नेसेसरी है, इसके लिए आप 10 रुपया देने के लिए रेडी हो, बट सेकेंड केजी आलू इट्स नॉट वेरी नेसेसरी, थर्ड केजी उसके बाद, फोर्थ केजी उसके बाद, फिफ्थ केजी उसके बाद, तो आपका क्या हो रहा है सर, यूटिलिटी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइएगा मुझे। यूटिलिटी लोअर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। जैसे Yes, आपका पर केजी आलू पे यूटिलिटी कम होते जा रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका यूटिलिटी किसी चीज पे कम होगा, तो आप उसके लिए पे लेस, आपका डिमांड क्या रहेगा कि मैं कम पे करूं, जिसका यूटिलिटी कम आपके लिए, उसके लिए आप क्यों ज्यादा पे करो, एंड दैट इज द रीजन आप उनको कम पे करना चाहते हो। तो सर ये तो समझ में आ गया, ये तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया। अब मे भी आपके मन में सवाल आ सकता है, सर फिर जो सेलर है, जो सप्लायर है, वो हमें क्यों देगा, ये दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पर मतलब कस्टमर का, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, वो आपको, अब ये तो डिमांड का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये डिमांड का, लॉ ऑफ डीएमयू डिमांड का कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा उल्टा साइड से जा रहा हूँ, सप्लायर के तरफ से जा रहा हूं मैं, कि एक सप्लायर आपको क्यों सस्ता दाम पे देगा ज्यादा लेने से, इसके पीछे उसका मतलब क्या बताऊं आपको, होलसेल मार्जिन काम करता है। होलसेल मार्जिन इन द सेंस, जो लोग बिजनेस संभालते हैं ना, उसको समझ में आ जाएगा कि जैसे मानो कि अगर वो किसी को 1 kg आलू बेचता है, तो 1 kg आलू में से फॉर एग्जांपल उसका 2 रुपया रहता है। बात को समझना सर, 1 kg आलू बेच के उसका प्रॉफिट कितना रहता है, 2 रुपीज। आई डोंट नो एग्जैक्ट मार्जिन इतना ही रहता होगा, अगर किसी को आइडिया है, 1 रुपी 2 रुपीज ऐसा ही रहता है 1 kg आलू बेच के। जैसे वो Yes, sir, 1.52. 1.52 सही बोला ना राजू मैंने? Yes, sir, है। ओके, अब 5 kg आलू बेचेगा, तो फिर 1 kg में 2 रुपया, तो 5 kg में नॉर्मली प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 10 रुपीज। लेकिन अगर एक सिंगल कस्टमर को वो 5 kg बेच के अपना प्रॉफिट मार्जिन को अगर थोड़ा सा कम कर देगा, होलसेल में, ठीक है, होलसेल में अगर थोड़ा सा कम करके अगर इसको 8 कर देगा या इसको 7 कर देगा, तो 2 से तो ज्यादा ही हुआ ना सर, एक, और उसका ज्यादा से ज्यादा आलू बिकेगा, और आलू वो मार्केट से लाएगा, बिकॉज वो एक कस्टमर्स को ही 5 kg बेच दिया, और उसमें वो अगर थोड़ा मार्जिन को कम भी करेगा ना, तो प्रॉब्लम नहीं है, पर केजी में मार्जिन कम करने से प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज होलसेल में उसका मार्जिन आ जाता है ज्यादा। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यही होता है ना सर। तो ये कुछ बेसिक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है, जो शायद ये आलू वाला इकोनॉमिक्स ना समझ के भी समझ जाता है। और ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये लॉ ऑफ डीएमयू ही आपको कम दाम पे करने के लिए बाध्य करता है। समझ में आया सर? लॉ ऑफ डीएमयू गजब पॉइंट है सर। मतलब सिर्फ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए हम लोग कम पे करते हैं, चलो सर इट्स ओके, थ्योरेटिकली इट्स वेरी ओके, बट पॉइंट है सर, रियल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा काम है। समझ में आया सबको? बोलिएगा सर, कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. Yes, sir. मतलब था तो वही चीज, ठीक है, था तो वही चीज कि हाँ डीएमयू होता है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के, नेक्स्ट बेस्ट के लिए, मतलब पर यूनिट, जितना पर यूनिट कंजम्पशंस बढ़ता है, मोर यूनिट कंजम्पशंस पे डे टू डे हमारा, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करके हमारा यूटिलिटी कम होता है और कम पे करते हैं। इट्स अ सिंपल स्ट्रेट लाइन है, बट पॉइंट यही है कि इसका रियल में यूज क्या है, तब ना आपका इकोनॉमिक्स कुछ काम आएगा सर। चलो सर, मैं आशा रखता हूँ कि जितना अंदर से आप चीजों को सीख रहे हो, ये आपको अपने करियर में बड़ा मतलब हेल्पफुल करेगा, ये उम्मीद तो मेरा है, क्योंकि जिंदगी में बार बार नहीं पढ़ाई होगा सर। पढ़ाई तो एक दो बार ही होता है, एक बार ही होता है, एक दो बार क्यों, एक ही बार होता है। उसके बाद लाइफ में बार बार आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो स्टूडेंट लाइफ है ना, इसको मजा ले लो सर, क्योंकि इसके बाद और ये मजा नहीं मिलने वाला है। वो बाध्य होके बहुत लोग पढ़ता है ना, अभी नौकरी पाना है, एक्चुअली वैसा पढ़ाई में वैसा ही नौकरी होता है, जान के जाओगे तो टॉप लेवल ऑफ जॉब ही मिलेगा सर।
ओके, आई होप क्लैरिटी आया सबको। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, मूवमेंट, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ये आज एकदम फ्रेश है। तो चलो मैं आपको ये फ्रेश जो डेटा है इसको अभी समझाऊंगा कि ये डिमांड में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, मूवमेंट भी बोलते हैं। आज दोनों चीजें सीखना है, एक होगा मूवमेंट, दूसरा होता है शिफ्टिंग, ठीक है। तो मैं आपको मूवमेंट भी बताऊंगा, शिफ्टिंग भी बताऊंगा, और इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा। मतलब सर डिमांड का मूव करता है, हाँ सर डिमांड का मूव करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सर, डिमांड का मूव कैसे करता है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंजेस, इट इज कॉल्ड मूवमेंट। मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ड्यू टू चेंज इन प्राइस अलोन, डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंजेस, सिर्फ दाम के ऊपर डिपेंड करके। आप यहाँ पर एक चीज ध्यान देखिएगा, ये जो लाइन है इसमें आप एक चीज गौर कीजिए, PYTEO, PRYTEO मतलब डिमांड का जो डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ जो डिमांड का जो फंक्शंस है, उसमें जब हम लोग PRYTEO दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस एंड अदर फैक्टर्स, इनको हम क्या कर दिए सर, फ्रीज कर दिए। फ्रीज कर दिए ना, मतलब कांस्टेंट कर दिए। वेरिएबल किसको कर रहे हैं, बोलिएगा, प्राइस को वेरी कर रहे हैं ना, मतलब इसको खुला छोड़ दिए, भाई तुमको जैसे अप डाउन होना है तुम होते जाओ, उसके ऊपर डिपेंड करके डिमांड का मूवमेंट चेंज करेगा अपने आप। अब ये मतलब ऐसा ही कुछ होता है सर, जब भी हम लोग डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, इसका जो मूवमेंट होता है ये डिपेंड करता है इसके प्राइस के मूवमेंट पे। इनको चुपचाप किसी एक जगह में बंद कर दो, और ये जो प्राइस है इसको आप खुला छोड़ दो, वैरी करने के लिए छोड़ दो। अब जैसे ही आप इसको खुला छोड़ देते हो ना, अब उसके ऊपर डिपेंड करके आपका डिमांड कार्ड पे चेंजेस आएगा। अब ये चेंजेस के पीछे का पहले तो मैं किताबी बात बोलूंगा और उसके बाद प्रैक्टिकल बात करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा सर, पहले किताबी बात और फिर रियल लाइफ, ठीक है। यही तो है ना सर इकोनॉमिक्स क्लास का मजा। मुझे तो वही मजा आता है सर पढ़ाने के टाइम पे। अगर किताबी बात बोल के मैं तो 2 दिन में बेहोश हो जाऊंगा। मैं खुद पागल हो जाता था जब मैं आप लोगों की उम्र में था ना, किताब से रट रट के मेरा दिमाग खराब हो जाता था। Due to changes in price alone, demand for a commodity changes. It is called movements. Movement are of two types. First of all, expansion in demand, that is increase in quantity demand, and downward movement on the same demand curve. Rise in demand due to fall in price is called expansion. Rise in demand due to fall in price is called expansion. And contraction of demand क्या होता है? Decrease in quantity demand, मतलब contraction में क्या होगा? Quantity demand जो है वो decrease करेगा और अपवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग द सेम डिमांड कर्व। कैसे होता, क्यों होता, सब बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कैरेक्टर क्या है। फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस, फॉल इन डिमांड ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न। मतलब बेसिकली प्रोडक्ट का दाम बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड में, एंड प्रोडक्ट का दाम कम होने से एक्सपेंशन होता है डिमांड में। ये तो बहुत बच्चों का बात था सर, यहाँ पर ग्राफ पे भी आपको दिखेगा। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ग्राफ को मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ ही कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। चलो एक बार ग्राफ को ड्रॉ ही करके देख लेते हैं कि मतलब क्या आ रहा है। इधर से आप देखो, अगर ध्यान से देखो एक बार, डिमांड का आपको ड्रॉ करेंगे। जिन्होंने डिमांड ड्रॉ करने का क्लास बाई चांस नहीं किया था या मिस किया था, वो भी एक बार देख लो। मेरा ये लाइन थोड़ा टेढ़ा बका हो जाता है सर, इसको आप इग्नोर कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सर, P1 Q1। अब मैं ऐसे ही नहीं लिख दूंगा, पीछे का वजह होगा सर, कुछ तो रीजन है जिसको यहाँ पर हमें पुट करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ये y एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज O, एंड इस y एक्सिस पे हमें प्राइस को दिखाना है, ठीक है। तो एक P है और एक P1 है, और एक Q है और एक Q1 है। तो व्हाट इज दिस, P1 Q1, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं मैं सही लिखा कि नहीं लिखा। हाँ, P1 Q1। अच्छा, दूसरा साइड में आपको मैं और एक दूसरा वाला ग्राफ भी एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर एक साथ में दोनों को समझूंगा। मेरा पता नहीं है थोड़ा हिल क्यों जाता है, ऐसा हिलना नहीं चाहिए। 0 y एक्सिस। अब अगेन इसी में फिर से सेम टू सेम कॉन्सेप्ट आएगा सर, इसमें भी वही
P1 and again same to same Q1 and this is Q, ठीक है। अब पॉइंट प्रॉब्लम क्या है सर, दोनों तो सेम कॉन्सेप्ट में आप ड्रॉ किए, लेकिन इसमें फर्क क्या हो जाएगा सर, वही फर्क यही होगा कि प्राइस का चेंजेस पे डिपेंड करेगा। अगर P ज्यादा दाम है कोई भी प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल एक मैगी पैकेट ले लो या आलू ही ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, अभी आलू का दाम बड़ा कम चल रहा है मार्केट में, क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? मार्केट में आलू का रेट बड़ा कम चल रहा है अभी मैं आप लोगों को आलू का दाम दिखा रहा था ना सर, पोटैटो प्राइस 10 रुपया किलो दिख रहा था बिग बास्केट में। इसका मतलब अगर आप थोड़ा लोकल मार्केट में जाओ तो आपको काफी कम दाम में मिल जाएगा सर, मतलब मुझे तो लगता है 9 रुपये में तो मिल ही जाएगा पोटैटो प्राइस इन। यस सर 9 টাকা কেজি হচ্ছে আজকে। हाँ एक देखो देखो, मतलब बिग बास्केट तो एक ऑनलाइन शॉपिंग एरिया है, अगर वहां पर 10 रुपया दिख रहा है तो फिर आप समझ जाओ कि नॉर्मल लोकल मार्केट में आप ज्यादा लोगे तो 8.5 में भी आप लेके आ सकते हो, थोड़ा बार्गेन पावर अगर आपके अंदर है तो, ठीक है। दैट मीन्स काफी सस्ता दाम पे आलू चल रहा है, इतना सस्ता तो अब किसानों के लिए भी बहुत खतरनाक बात हो जाता है, फार्मर्स के लिए। लेकिन वही सर, ज्यादा सस्ता दाम होने से ना फार्मर्स को अच्छा बात नहीं है सर, इतना मेहनत से वो क्या करता है, दाम नहीं मिलता है ना, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया इस बार और मार्केट में ज्यादा पहुंच नहीं पाया। अच्छा ठीक है चलो, तो पॉइंट यही है सर P1। चलो आलू का दाम भी बात करते हैं। सपोज मानो कि पहले आलू का दाम चल रहा था 20 रुपीज केजी, हाँ केजी पोटैटो, आलू का दाम चल रहा था पोटैटो का 20 रुपीज केजी, अब 20 से ये 10 हो गया। जब दाम पहले 20 था, जब दाम पहले 20 था तब आपका क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा, बताइएगा? कम होगा सर। कम होगा, ठीक है। तो पहले आप मानो कि दाम जब ज्यादा था तब आप 4 केजी लेते थे एट ए टाइम पे, जब दाम 10 हो गया अब एट ए टाइम पे आधा हो गया ना, तो चलो ज्यादा क्वांटिटी मांग लो, चलो 7 केजी मांग लेते हैं, ठीक है, तो आपका डिमांड बढ़ गया, सिंपल। जैसे ही डिमांड, इसका दाम कम हो गया आपका डिमांड भी बढ़ गया। अब इसके कारण आपका जो डिमांड ग्राफ है वो देखने में कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना, ऐसे ही आपका डिमांड ग्राफ देखने में होगा। और जैसे आपका डिमांड ग्राफ देखने में तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का इसका मूवमेंट देखना होगा आपका, इसके पीछे इसका मूवमेंट को समझो, प्राइस का मूवमेंट, क्वांटिटी का मूवमेंट और ग्राफ का मूवमेंट, ध्यान दीजिए सर, ठीक है। मैं चाहूँ तो फटाफट ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन सवाल है कि मैं आपको एक एक चीजें आपको समझाना चाहता हूँ। इसका मूवमेंट ऐसा क्यों है, ये डाउनवर्ड है, बट क्यों? दिस इज डाउनवर्ड मूवमेंट, डिमांड का आपका ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, बट यही डिमांड का आपका मूवमेंट अपवर्ड भी हो सकता है, जो मैं इसमें समझाऊंगा आपको। अब ये डाउनवर्ड है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि इस पे प्राइस में मूवमेंट डाउन हुआ है, क्वांटिटी का मूवमेंट ऐसा गया है। अब अगर कोई भी चीज का एक नेट इफेक्ट देखो सर, एक मूवमेंट ऐसा, दूसरा मूवमेंट ऐसा, तो नेट मूवमेंट को अगर हम ऐसे बोले तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना सर। प्राइस का मूवमेंट ऐसा था, क्वांटिटी का मूवमेंट ऐसा था, तो फिर डिमांड ग्राफ का मूवमेंट ऐसा ही ना होगा। हेलो, बोलिए सर, बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इफ एनी डाउट आप पूछ सकते हो। स्निग्धा बोलते जाच्छे, स्निग्धा, रित्सा, Yes. लोग आवाज एकदम नहीं आ रहा है। ओके सर, अब सर ऑपोजिट जाना है सर, ऑपोजिट इन द सेंस, अब प्राइस बढ़ेगा प्रोडक्ट का, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, मतलब दाम बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, सिंपल तरीका है। दाम जब बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, तब हमारा डिमांड का आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है। कभी ना भूलोगे सर, पहले देख लो। अच्छा, प्राइस अपवर्ड मूवमेंट कर लो, ठीक है। प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट को समझने के लिए अब इस पे दाम 10 रुपया रखो, इसका दाम 20 कर दो, तो जब दाम आपका 10 था तब आपका क्वांटिटी डिमांड भी ज्यादा था, और जब आपका दाम 20 हुआ तब आपका क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, यही ना आयुष? कम हो जाएगा कि नहीं विश्वजीत, बोल। जब हाँ 10 सर। था, जब 10 था तब आपका क्वांटिटी डिमांड 7 केजी था, अब दाम 20 रुपीज हो गया तो आप मार्केट में जाके 4 केजी डिमांड करते हो। डिमांड का तो देखने में सेम टू सेम है सर, हूबहू सेम है, बट प्रॉब्लम क्या है सर, डिमांड का देखने में तो सेम है, बट इसका मूवमेंट सर अपवर्ड वाला है। अब इसका मूवमेंट अपवर्ड वाला क्यों? आप ध्यान से देखो, पहले आप 7 केजी लेते थे,
अभी आप 4 kg लेते हो, पहले आपका दाम 10 रुपया था, अभी आपका दाम 20 रुपया हो गया। तो नेट इफेक्ट देखो इसका, एक मूवमेंट ऐसा, दूसरा मूवमेंट ऐसा, तो हम लोग अगर कहते हैं कि नेट मूवमेंट इसका अपवर्ड है तो कोई गलत तो नहीं है सर? अपवर्ड बोलिएगा सर। पहले आप पूरा का पूरा ड्राइंग और इसका मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये पहले आप मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मूवमेंट क्लैरिटी लाया आपके दिमाग में कि नहीं, कि क्यों इसमें मूवमेंट होता है प्राइस का अप डाउन। सेम डिमांड ग्राफ है, डिमांड ग्राफ का मूवमेंट जो है एक में नॉर्मली डिमांड ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप ही होता है, यहाँ पर भी डिमांड ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप ही है। स्लोप के साथ आप मूवमेंट को कंपेयर मतलब कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि डिमांड ग्राफ अपवर्ड स्लोप हो गया, नहीं, इसका अपवर्ड स्लोप नहीं हुआ, यहाँ पर डिमांड ग्राफ का मूवमेंट जो है वो अपवर्ड है, उसका स्लोप अपवर्ड नहीं, बिकॉज मार्केट में प्राइस चेंज के कारण कंज्यूमर का जो कैरेक्टर है वो बदल गया, और उस कंज्यूमर के कैरेक्टर बदलने के पीछे का वजह क्या था सर? डिमांड का जो फंक्शंस हम लोग नॉर्मली जानते हैं, डिमांड का फंक्शन क्या है? डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ टी, टीआर, वाई, टी, E and O. इसका मतलब you all know price for related goods, P for price of related goods, Y for income of the household, T for taste and preference, E for future expectation about price and O for other factors. और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है सर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सारा का सारा जो फैक्टर्स है इसको हम लोग क्या करते थे? फ्रीज कर देते हैं और सिर्फ P को हम लोग वैरी करते हैं। तो सिर्फ P के ऊपर डिपेंड करके जब मार्केट में डिमांड में चेंजेस आता है उसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं, या फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो बेसिकली अगर एक्सपेंशन का बात करें तो दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, एंड अगर दोनों को एक साथ एक कॉम्बाइंड नाम से लिया जाए तो वी कैन से दिस इज अ मूवमेंट ऑफ डिमांड। सर बोलिएगा क्लियर है या नहीं? हाँ या ना, जो मन में है वही बोलो सर, क्लियर है या नहीं? सबको क्लियर है? चुप क्यों हो आप लोग? Yes, sir. एनी डाउट? यस तो काफी सुनने को मिल रहा है, लेकिन किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर। किसी का आवाज आ रहा है बट कट रहा है। हाँ, आवाज प्रॉपरली मेरे पास नहीं पहुंच रहा है, कोई तो एक बोलना चाह रहा है लेकिन उसका आवाज कट जा रहा है। समन्विता बुझते पाরছিস? समन्विता ओके। अब सर देखो, अब पहले तो आपने मूवमेंट देख लिया, अब मैं आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज बताऊंगा। अच्छा, मैं अभी भी प्रैक्टिकल पॉइंट पे नहीं आया, मैं सिर्फ अभी ग्राफिकल एंड थ्योरेटिकल पॉइंट में बात किया। अब मैं आपको शिफ्टिंग बता दूं, फिर मैं एक साथ बात करूंगा। इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड का, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड का, जिसमें बात क्या हो रहा है सर? शिफ्टिंग के बारे में बात हो रहा है। जब डिमांड में इंक्रीज और डिक्रीज आता है ना डिमांड में, तब शिफ्टिंग होता है डिमांड ग्राफ का, डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाते हैं, जिसको हम लोग चेंज इन डिमांड भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम से भी इसको पुकारा जाता है सर, तो दिमाग में रखिएगा कब शिफ्ट होता है, कब मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है कि डिमांड का जो फंक्शन है, जो बार बार मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ P. P for what sir? प्राइस। PR for PR रिलेटेड गुड्स का दाम, Y for इनकम आपका, T for आपका पसंद टेस्ट, E for आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड O for अदर फैक्टर्स, एनी अदर फैक्टर्स। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, बाकी सारा का सारा को आप वेरी कर दोगे, सिर्फ P को क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। बाकी सब कुछ वैरी हो जाएगा मार्केट में, मतलब रिलेटेड गुड्स का प्रोडक्ट का दाम वैरी हो जाएगा, इनकम वैरी हो जाएगा, टेस्ट चेंज कर सकते हो, मतलब जिसको जो पसंद है ले सकते हो सर। प्राइस को कांस्टेंट रखना है, मतलब प्राइस आपके डिमांड में इफेक्ट नहीं लाएगा। इफेक्ट अगर लाएगा तो ये बाकी कुछ भी एक
हो सकता है एनीवन, जरूरी नहीं कि सारा का सारा फैक्टर एक साथ इंपैक्ट डाल दे आपके डिमांड पे। रिलेटेड गुड्स का दाम भी इंपैक्ट डाल सकता है, आपका इनकम पे बढ़ोतरी मतलब इनकम पे इंक्रीमेंट आया, चेंजेस ला सकता है। जैसे मानो कि घर में किसी का एक पुराना डब्बा टीवी था। हेलो सर, बात को समझिएगा। अरे डब्बा टीवी जानते हो कैसे देखने में होता है सर? उसको क्या किस तरह का टीवी बोलते हैं? ओल्ड टीवी। अगर मैं ओल्ड टीवी देखूं तो अगर कुछ मुझे मिले तो देखते हैं। हाँ, ये डब्बा टीवी आजकल तो आजकल ऐसा टीवी भी डब्बा नहीं है। मेरे घर में ऐसा एक था सर, बहुत पुराना शटर वाला, ऐसे शटर होता है। अच्छा, इसमें तो कलर नहीं होते, ये सब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। सपोज मानो कि आपके घर में ऐसा एक ओल्ड टीवी है, ठीक है, आप उसको चाहते हो कि उसको एलईडी पे चेंज करना चाहते हो। अब आपके मन में तो ये चीज काफी दिनों से चल रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा था, आपका इनकम आपको साथ नहीं दे रहा था। आपका इनकम आपको साथ नहीं, ऐसे भी इंडिया में अभी भी घर है सर जिनके घर में आपको ऐसा वाला टीवी दिखेगा। इस काइंड ऑफ टीवी अभी भी दिखता है, ठीक है, मेरे नेटिव में अभी भी है, ठीक है। ओनिडा, फिर आपका अकाई, ऐसे ब्रांड पहले बहुत चलता था। आजकल तो एलईडी का जमाना है, ठीक है, और एलईडी के जमाने में, एलईडी का जमाना है ना अभी आजकल, एंड्रॉइड टीवी, सही बोल रहा हूँ ना सर? इवन ऐसा वाला टीवी को भी आजकल उतना वैल्यू नहीं मिलता, जो थोड़ा सा बेहतर दिखने में लग रहा है, इसको भी उतना वैल्यू नहीं मिलता। अब जैसे आप सोचते हो कि आपको टीवी लेना है, आपका पैसा भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, सैलरी वगैरह, तो क्या आप प्राइस में जाओगे या फिर टेस्ट में जाओगे? सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है, पहले आप 10,000 का नौकरी करते थे, अभी आप 25,000 का नौकरी करते हो, तो आप दाम पे जाओगे या फिर टेस्ट पे जाओगे? बताना सर। ऐसा वाला टीवी में जाओगे ना सर? अरे हाँ या ना कुछ तो बोल सकते हो। Yes, sir. यस ना? तो सवाल यही है कि अभी इस पे दाम, नॉर्मल डिमांड का रूल फॉलो होगा तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल डिमांड का रूल फॉलो होगा तो फिर आप इसी पे जाओगे, बिकॉज इसका दाम कम है तो इसका डिमांड ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मल डिमांड आपको यही सिखाता है, बट इसमें क्या होगा, नॉर्मल डिमांड का रूल फॉलो होगा, एक्सेप्शन नहीं है, बट यहाँ पर आपका प्राइस इफेक्ट नहीं करेगा, टेस्ट इफेक्ट करेगा, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट कर सकता है, या फिर एनी अदर फैक्टर इफेक्ट कर सकता है, कुछ भी इफेक्ट करेगा, बट आप दाम पे नहीं जाओगे कि भाई इसका दाम कम है तो इसी को लेना है, नॉट लाइक दैट। तो दाम इज नॉट इंपॉर्टेंट फील्ड हियर, ठीक है। तो दाम को छोड़ के बाकी चीज का इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत जोर आ सकता है। तो व्हेन due to change in the factors other than price, when a change in the factors other than price, that is PRYTEO, not the P, demand for a commodity changes, it is called shifting, this is called shifting। shifting दो तरह का हो सकता है सर, एक को बोलते हैं सर इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, एंड दूसरा एक है सर जिसको हम लोग डिक्रीज इन डिमांड भी बोलते हैं, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड का भी कहा जाता है। अब इसमें सवाल करते हैं आपको, डिमांड का आपका लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग कब होता है और डिमांड का आपका राइटवर्ड शिफ्टिंग क्या कब होता है, और जब होता है उसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है। तो यहाँ से अलग अलग कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब उससे लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड क्या है और कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड क्या है। तो जैसे अगर आप देखो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। मतलब प्राइस ने इफेक्ट ही नहीं डाला, बाकी फैक्टर काम कर गया। राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ गया है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का दाम में इंक्रीमेंट आया, तो फिर आप प्राइस पे जा ही नहीं रहे हो, सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ गया, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट गुड्स का दाम कम हो गया, ठीक है। राइज इन इनकम, आपका इनकम चेंज हो गया है, आपका इनकम चेंज हो गया है, मतलब ये पहला वाला जो दो है वो रिलेटेड गुड्स के दाम के ऊपर डिमांड डिपेंड कर रहा है, थर्ड वाला में आपका इनकम पे इंक्रीमेंट आया है, फोर्थ में टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर ऑफ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आप किसी चीज को पर्टिकुलरली पसंद कर रहे हो, पांच में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट राइज इन प्राइस, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में दाम बढ़ सकता है, तो आप अभी क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर लोगे ना। हेलो, जब किसी चीज का दाम में आपको लगता है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा, तो आप अभी क्या करोगे सर, उसका डिमांड अभी बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा?
हेलो, सबको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा तो आप अभी क्या करोगे? उसको ज्यादा खरीद लोगे या कम खरीदोगे? ज़्यादा खरीदें। ज्यादा खरीद लोगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट से मैं बात करता हूँ सर, आप लोगों ने बजट तो देखा, कुछ तो न्यूज जरूर सुने होंगे। सर आपने देखा गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह का दाम कम हुआ है? यस सर। गोल्ड ज्वेलरी वगैरह का प्राइस डिक्रीज हुआ है। अब सवाल ये उठता है सर, दाम कम क्यों हुआ, किसी को पता है? Price of precious metals may decrease as the Union Budget on Monday proposed to reduce the custom duty on gold and silver. Jewelers Association in the city said the price of 22 karat gold may dip to 100 per gram. According to the Union Budget, gold and silver attracted customs duty of 12.5% now. मतलब, I hope you understand this point now कि अगर फ्यूचर में दाम बढ़ता तो आज लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड, मतलब पहले का बात है कि जैसे लोगों को अगर लगता, पूरा डिमांड का इफेक्ट देखो आप, हाँ 2 वीक्स बिफोर अगर ये चीज किसी ने एज्यूम कर लेता कि फ्यूचर में दाम कम होगा तो उस टाइम पे बाय करेगा या आज बाय करेगा? जो गोल्ड का डीलर है, जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं, वो अगर 2 वीक्स बिफोर ने बाय कर लिया बजे अभी बाय करने के से, तो उसने लॉस कर लिया ना सर? यस सर। Yes, हाँ? sir. यस क्योंकि करेंटली आफ्टर द बजट, पोस्ट बजट बिजनेस पे तो यही सब तो मेन इंपैक्ट होता है सर। पोस्ट बजट में पर ग्राम सोना में 100 रुपीज का लोअर हो गया है, प्राइस डिक्रीज हो गया है। प्री बजट में ये 100 रुपीज ज्यादा था, प्री बजट में पर ग्राम 100 रुपीज 100 हायर था। अब इससे पहले जो लोग गोल्ड का डीलर है, जो लोग गोल्ड का बिजनेस करते हैं, तो जिन्होंने प्री बजट में लिया वो तो लॉस में गया, और जो पोस्ट बजट में लिया वो प्रॉफिट में है। पोस्ट बजट वाला बंदा भी हंस रहा है कि भाई मेरा दिमाग सही काम कर रहा था। अब सरकार ने सही मारा कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, फेस्टिव मतलब सर शादी वाला सीजन है अभी इंडिया में, ठीक है? इंडिया में किसी भी कोने में जाओ शादी का मतलब मौसम चलेगा अभी, ये फरवरी मार्च अभी शादी वाला टाइम ज्यादा है, बहुत शादी होता है इस टाइम पे। इस टाइम पे इंडिया में कल्चर है सर ज्वेलरी खरीदने का, तो सरकार ने भी एक पॉलिटिकल मूव लिया कि भाई अभी इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम करते हैं, जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करेंगे तो लोग थोड़ा खुश रहेंगे, बिकॉज वो सगुन होता है ना सर ज्वेलरी देना शादी में, लड़का लड़की दोनों को मिलता है ना? लड़का को मतलब मिलता है, मतलब लड़का के लिए जो जिसको लाया जाता है घर में, मतलब जो बीवी बन के आते हैं उनको देते हैं, और लड़की को विदाई के टाइम उनको भी दिया जाता है। तो कस्टम है, उसके लिए कस्टम ड्यूटी भी है, दोनों कस्टम का मतलब अलग है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका डिमांड में बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर बजट एक बहुत बड़ा इंपैक्ट दिया है, ठीक है, जो रिसेंटली आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर प्राइस का इंपैक्ट को अगर मैं छोड़ू, टेस्ट प्रेफरेंस या दूसरा कुछ रिलेटेड चीजों का दाम कम होना, ये सब चीजें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का बात मैं एक्चुअली कर रहा था, यहाँ पर प्राइस में बात नहीं कर रहा था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, ठीक है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट राइज का है तो अभी डिमांड बढ़ जाएगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट कम होने का है तो डिमांड अभी कम हो जाएगा, बाद में बढ़ेगा। जैसे कि मैं सोना के साथ आपको करेंटली कंपैरिजंस पे आप देख रहे हो। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन इंक्रीमेंट होता है तो डिमांड बढ़ता है, सेम प्राइस एंड इंक्रीज इन डिमांड और सेम डिमांड एंड इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है? ये भी हो सकता है, सेम प्राइस डिमांड बढ़ गया, सेम डिमांड दाम बढ़ गया, ऐसा भी हो सकता है। डिक्रीज इन डिमांड भी सेम कॉज में होता है, जस्ट ऑपोजिट होगा। अब इसको ना थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको दिमाग में जो अभी चल रहा है ना सर, वो थोड़ा सा क्लैरिटी ला देगा। इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना चाहिए। ओके चलो, मैं इसको ना थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्राइंग को देखो और समझने का एक बार कोशिश करो। जब आप डिमांड कर्व को ड्रॉ करते हो, ये क्या डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं सर?
एक मिनट रुको, साहिल को क्या प्रॉब्लम हो गया देख लेते हैं। हाँ साहिल बोल, क्या हो गया? सर मीटिंग भी नहीं ले रहे थे। वेटिंग ले रहा था, अच्छा मैं शायद किसी कारण से सुन नहीं पाया। ओके, ध्यान से देखना सर, क्या चलेगा अभी? मूवमेंट, हाँ मूवमेंट या शिफ्टिंग, क्या चलेगा? डिमांड का मूव करेगा या शिफ्ट करेगा? बोलो सर, शिफ्टिंग होगा ना? शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का। अब शिफ्ट करने के टाइम पे आपको क्या मेन चीज पे ध्यान रखना चाहिए? शिफ्टिंग के टाइम पे आपका प्राइस को आप चेंज नहीं करोगे, बट प्राइस का दिखाना पड़ेगा आपको। जब शिफ्ट करता है डिमांड का, तो आप प्राइस को ना चेंज नहीं कर सकते, प्राइस को एक सर्टेन जगह पे जाके आपको चुपचाप रख देना है, और डिमांड का आपको उसके बेसिस पे आपको ड्रॉ करना है। अब कुछ इस तरह से हो सकता है कि प्राइस इतना कुछ चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे आपका डिमांड पहले क्यू था, अभी आपका डिमांड Q1 पे शिफ्ट होगा, ठीक है? तो से फॉर एग्जांपल कि जब आपका प्राइस P था, P मतलब से फॉर एग्जांपल 1000 था, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, एनीथिंग। डिमांड कब आपका Q पे जाके अटका, ठीक है? जब डिमांड कब आपका Q चल रहा है, उस टाइम पे आपका, आप देख लो यहाँ पर, ये देखो, जब आपका डिमांड कब 1000 पे है, मतलब ये आपका ओल्ड डिमांड है। अब आपका Q1 पे इंक्रीमेंट होगा तो आपका न्यू डिमांड कब बनेगा। इसी चीज पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आपका डिमांड, ये आपका ओल्ड डिमांड है, ठीक है? दिस इज योर ओल्ड डिमांड, ठीक है? अब आपका डिमांड में इंक्रीमेंट आ रहा है, जब आपने Q1 डिमांड किया ना, ये आपका डिमांड पे इंक्रीमेंट आया, और इस इंक्रीमेंट के कारण आपका न्यू डिमांड का कुछ यहाँ पर बना। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। आपका न्यू डिमांड का कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इसका डिमांड का आपका क्या हुआ सर? राइट वर्ड में शिफ्ट किया। ये राइट वर्ड है ना आपका? ये आपका दाएं साइड है या बाएं साइड है जिधर शिफ्टिंग हुआ? बोलिएगा सर। Right. राइट, दिस इज योर राइट वर्ड शिफ्टिंग। एंड राइट वर्ड शिफ्टिंग का मतलब होता है पॉजिटिव शिफ्टिंग, दैट इज इंक्रीज। ओके, दिस इज इंक्रीज। राइट वर्ड को मतलब आप बोल सकते हो इंक्रीज इन डिमांड। अब इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस अपने जगह में है, बट प्राइस ने इंपैक्ट नहीं डाला। इंपैक्ट डाला तो फिर इसमें से कोई एक डाला होगा। मतलब ये जो आपका डिमांड का फंक्शंस है ना, डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी, पी आर, वाई, टी, ई, ओ। बार बार बोलता हूं क्योंकि बार बार समझने की जरूरी है सर। पी को फ्रीज कर दो, प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं करोगे, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। मतलब रिलेटेड गुड्स का दाम हो सकता है, इनकम का इफेक्ट हो सकता है, टेस्ट का इफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का इफेक्ट हो सकता है, अदर फैक्टर का इफेक्ट हो सकता है। इनमें से कोई भी एक चीज आपका डिमांड का आपको हिला दिया और शिफ्ट कर दिया। पहले जो आप डीडी पॉइंट में राज कर रहे थे, मतलब डीडी में आपका डिमांड का घूम रहा था, अभी आपका डिमांड का D1 पे शिफ्ट हो गया। पहले जो डीडी में शिफ्ट हो रहा, डीडी में था, वो अभी D1 में शिफ्ट हो गया। अब नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, डिमांड को डी से डिनोट करना ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है? और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एक एरिया बनता है जो आपका डिमांड में कितना चेंजेस आया इसको दिखाते हैं। मतलब इसको शो करने का कुछ ऐसा तरीका आप अपना सकते हो। ये थोड़ा सा मेरा सीधा नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मे बी, बट आप इसको समझ सकते हो। मतलब मैं कुछ कहने का कोशिश ये कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसा सीधा होता तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, कुछ सीधा होगा तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट बन रहा है ना, मतलब ये Q के कारण, मतलब ये Q से जो Q1 का जो एरिया का जो गैप है, ध्यान से देखो, ठीक है? ये जो गैप बन रहा है ना आपका, Q से Q1 का गैप, मतलब आपने कितना डिमांड में चेंजेस लाया, इसको एक अलग नाम से डिनोट कर सकते हो। जैसे इसको, इस पॉइंट को A, इसको B, या फिर इसको आप C। मतलब ये पर्टिकुलर एरिया आपको बस A, B जो भी आपको मनपसंद नाम है आप दे दो। पॉइंट बेसिकली यही है कि ये जो एरिया यहाँ पर बन रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर एरिया, ये बेसिकली आपका डिमांड इंक्रीज के कारण बन रहा है। तो दिस इज द चेंजेस एरिया, जो आपका चेंजेस के कारण आपका डिमांड का में शिफ्टिंग हुआ है। ये जो A, B एरिया आपको दिख रहा है ना, या फिर जो मैंने ग्राफ में बनाया A, B, C,
ए बी सी का जो एरिया है दैट इज द चेंजेस एरिया, बिकॉज ये डिमांड में इंक्रीमेंट आने के कारण हुआ है। ओके सर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इंक्रीज इन डिमांड के पीछे का रीजन आपको मैंने बताया कि प्राइस छोड़ के बाकी कोई भी कारण है, प्राइस में कोई चेंजेस मत करना, रिलेटेड कोई भी कारण हो सकता है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस हो सकता है, एनी अदर फैक्टर हो सकता है। सिमिलरली जैसे आपने ये वाला देखा, सिमिलरली इसमें भी आप एक प्राइस लगा, ठीक है, अगेन दाम कुछ भी 1000 का भी जो मानना है मानो। सिमिलरली आपको अगेन एक क्वांटिटी डिनोट करना है। से फॉर एग्जांपल आपका पहले डिमांड का Q पे था, मतलब थोड़ा ज्यादा लेवल पे रखो और बाद में इसको Q1 कर दो। तो जब आपका पहले का डिमांड का, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रखता हूँ, पहले का डिमांड का से फॉर एग्जांपल आपका ग्रीन लाइन पे था, ठीक है, ग्रीन इज द प्रीवियस डिमांड का, दिस इज योर डी, दिस इज योर डी, ओके। एंड अभी आपका डिमांड कर्व में चेंजेस आएगा, बिकॉज इनमें से कोई भी रीजन आपका डिमांड को कम कर रहा है, इनमें से कोई भी रीजन प्राइस छोड़ के मे बी आपको पसंद नहीं आ रहा है, मे बी फ्यूचर में दाम कम हो रहा है, तो अभी आपका डिमांड कम होगा। जैसे कि गोल्ड में रिसेंटली हुआ है, ज्वेलरीज में, फ्यूचर में आपका इनकम कम हो सकता है, रिलेटेड गुड्स के दाम पे चेंजेस आ सकता है, कोई भी एक रीजन आपका डिमांड को कम कर रहा है, और जिसमें आपका शिफ्टिंग ऑफ डिमांड का इधर हो रहा है, Q से Q1 की तरफ, और फिर आपका डिमांड जो है वो कुछ इस तरह से, मतलब ये जो एरिया बनेगा आपका, ये जो एरिया बनेगा इस तरह से जाएगा। कलर को मैं चेंज कर दूं तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि ये आपका D1 से D का जो ग्राफ बना है, ये जो हुआ है ना, ये आपका लेफ्टवर्ड मूवमेंट है, दिस इज द लेफ्टवर्ड मूवमेंट। ध्यान से समझिएगा सर, छोटा छोटा ही चीजें हैं बट फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी हम लोग। लेफ्टवर्ड मूवमेंट ऑफ योर डिमांड का, अब जैसे ही आपका डिमांड का लेफ्टवर्ड मूवमेंट लिया ना, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारा का सारा पॉइंट आपके नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव इन द सेंस, आपका वही मैं बोल रहा हूँ ना, आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस क्या हुआ, कम हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस कम हो गया फ्यूचर में, तो फिर अभी डिमांड तो मतलब सॉरी, जैसे सोना के दाम पे हुआ ना कि जो लोग सोना खरीदना चाह रहा था, फ्यूचर में दाम कम हुआ तो अभी लेना सही था, पहले जो लिया तो पछताएगा ना, तो इसीलिए उसका डिमांड उस टाइम पे डिमांड लेफ्टवर्ड मूवमेंट लेगा। अदर फैक्टर हो सकता है, आपका इनकम कम हो सकता है, रिलेटेड गुड्स में चेंजेस आ सकता है, तो ये सब रीजन के कारण आपका डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। और ये जो आप देख भी रहे हो, आपका क्वांटिटी डिमांड में जो मूवमेंट है इसका सॉरी जो शिफ्टिंग है यहाँ से यहाँ तक का, D1 से D का, दिस इज द डिक्रीज ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे सर इसको, डिक्रीज ऑफ डिमांड, डिमांड कम हो गया है, डिक्रीज इन डिमांड। अगर मैं दोनों को एक कॉम्बाइन लेवल पे बात करूं तो क्या क्या नाम से बुला सकता हूं, स्निग्धा बोल, शिफ्टिंग ना, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, राजू समझ में आया, यस और नो? हाँ सर। किसी के मन में कोई शंका, कोई डाउट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रिगार्डिंग दिस मूवमेंट एंड शिफ्टिंग रिगार्डिंग, कोई सवाल हो तो कर लो सर, फिर भी प्रैक्टिकल जो बातें होंगी तो मैं बोलूंगा, बट आयन, साहिल, सोमनिता, दीप्सा, सबको पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है किसी के मन में कि सर क्यों हुआ ऐसा, समझ में नहीं आ रहा है सर, प्राइस को क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस है तो पूछ लो सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कभी भी भूलोगे नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रहेगा, सिर्फ अगर बाद में सोचो कि मगअप कर लेंगे, तो आपसे बड़ा बुद्धू राम और कोई नहीं होगा। जिंदगी में मगअप करके जिंदगी में कोई भी नया पार नहीं हो सकता, चाहे वो एग्जाम का हो या लाइफ का। अरे भाई ये कहाँ चला जाता है बीच बीच में, लो ओके, क्लियर है सबको, मैं आगे बढ़ू फिर? यस सर। ओके, अरे जी देख यहाँ पर कॉज बहुत अच्छे से दिया है, cause of decrease in demand, fall in price of substitute, rise in price of a complementary, fall in income, फिर taste and preference against the commodity, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो उसका डिमांड तो मतलब कम होगा ही ना सर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट फॉल इन प्राइस, ठीक है, जो आपने अभी गोल्ड का देखा, ये गजब पॉइंट है जो अभी करंट लेवल पे मैच कर रहा है। तो ये सारा का सारा चीजें एक हुआ तो फिर अल्टीमेटली डिक्रीज इन पॉपुलेशन,
decrease in population, same price and decrease in quantity demand, और same demand and decrease in price. ठीक है, ये सारा का सारा पॉइंट जब एक साथ मैच होता है तब आपका शिफ्टिंग होता है. ठीक है, अब अगर मैं डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में बात करूं, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में अगर मैं बात करूं, मूवमेंट इंडिकेट्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. Movement indicates change in quantity demand due to change in price, and shifting indicates there is a change in demand due to change in factors other than price. बात समझ में आएगा सर? हमेशा याद रख सकते हो आप, मूवमेंट इंडिकेट तब होता है डिमांड कर्व में जब उसमें प्राइस में चेंजेस होता है, और शिफ्टिंग इंडिकेट तब होता है जब प्राइस नहीं अदर फैक्टर्स चेंजेस होता है, जैसे कि PRYTEO. मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, and which include expansion and contraction of demand. मूवमेंट में दो चीज होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और शिफ्टिंग इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन डिमांड which include increase and decrease in demand, जिसको हम लोग शिफ्टिंग भी कहते हैं. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड रिप्रेजेंट मूवमेंट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स. जब चेंज इन डिमांड होते हैं तब सेम जगह पे रह के उसका सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है on the same demand curve, and change in demand represents shift of demand curve, जिसमें डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाते हैं राइट और लेफ्ट, या तो राइट में शिफ्ट कर जाएगा या तो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा. आयुष बोल, विश्वजीत क्लियर है पूरा? मूवमेंट एंड शिफ्टिंग बहुत वाइटल पॉइंट था, डिमांड कर्व का एक बहुत ही वाइटल पॉइंट में हम लोग अभी चल रहे थे. क्लैरिटी मिला सर सबको? यस सर. ओके, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट तो हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, बट बिफोर वी मूव इनटू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऑब्वियसली डिमांड से ही जुड़ा हुआ एक फ्रेश टॉपिक है, बट मैं आपको एक बजट से एक चीज दिखाना चाहूंगा. ऐसे बजट का मैं बोला ना आपको, संडे को एक क्लास में रखूंगा जिसमें मैं पूरा डिटेल्स बजट के बारे में डिस्कस करूंगा, और वो ओपन टू ऑल कोशिश करेंगे मैं कि जो भी आ सकता है क्लास में ज्वाइन कर सकता है. आप लोगों को भी बोल रहा हूं, अगर कोई फ्रेंड हो, कोई भी बजट को सुनना चाहता है, आप उनको बोल सकते हो. तो बजट रिलेटेड इकोनॉमिकल इंपैक्ट मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ. ये आप लोग बजट एट ए ग्लांस देख सकते हो, ये गवर्नमेंट के साइड से ही मैंने लिया. 2021-22 to 2021 ये बजट एस्टिमेट, ये बजट एस्टिमेट, ये बजट एस्टिमेट, ये एक्चुअल्स. तो अभी सारा का सारा एक्चुअल्स तो नहीं मिलेगा. रेवेन्यू रिसीव्ड, सरकार जो है उसका इकोनॉमी डेवलप करने के लिए अर्निंग कहाँ से होता है, क्या क्या रेवेन्यू उसको मिलता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. इसका अमाउंट आप देख सकते हो सब करोड़ में है. जैसे रेवेन्यू रिसीव्ड जो इसका है 1 करोड़ 16 करोड़ 84,000 16,84,059 16,84,059 करोड़ का रेवेन्यू रिसीव्ड था उनका 1920 में. ये एक्चुअल डेटा है, एस्टिमेट कुछ और हुआ था. इस तरह से अगर आप राजस्व प्राप्तियां, मतलब रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, टोटल रिसीव्ड, टोटल एक्सपेंडिचर, करंटली अपना इंडिया जो है ना सर डेफिसिट में जा रहा है. मतलब आपको मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये जो हमारा प्यारा सा कंट्री है इंडिया, ये डेफिसिट इकोनॉमी में है. ऐसे वो नॉर्मली इंडिया डेफिसिट हालत में ही रहता है. आप इसमें ना मेन रीजन यही है कि हम लोगों का मेन प्रॉब्लम है कि इंडियन इकोनॉमी डेफिसिट क्यों है. सर इकोनॉमी कौन सा अच्छा होता है, डेफिसिट या सरप्लस? कौन सा इकोनॉमी आप चाहते हो, सरप्लस इकोनॉमी चाहते हो या डेफिसिट इकोनॉमी चाहते हो? सरप्लस. प्लस. अब देखो सर, सवाल ये है कि हम लोग चाहते तो अच्छा वाला ही है, बट उसके लिए हम लोग कोई भी अपना काम नहीं करते. दैट इज द प्रॉब्लम सर. गवर्नमेंट का भी यही चैलेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एनी स्टेट लेवल गवर्नमेंट. तो प्राइवेटाइज हो যাচ্ছে. हाँ बोलो बोलो बोलो. रेलवे तो प्राइवेटाइज्ड हो যাচ্ছে ना. रेलवे प्राइवेटाइज हो रहा है. हाँ, रेलवे में काफी सारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, रेलवे में ला रहे हैं, बैंक में ला रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस में ला रहे हैं. प्राइवेट इसीलिए करने के लिए मजबूर हो रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल्स है, ये बात मैं सुबह टैक्स के क्लास में भी बता रहा था सीनियर्स के क्लास में. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, स्पेशली जो ऑफिशियल्स लेवल में बात करूंगा, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन योर फैमिलीज, मैं सबको खराब नहीं बोल सकता, ऐसा नहीं है, बट ये गवर्नमेंट के लेवल में प्रॉब्लम है ना, करप्शन बहुत ज्यादा है. मैं सही बोल रहा हूँ कि खराब गलत बोल रहा हूँ, बोलो आप. हर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्टेड नहीं है. हाँ बोलो.
क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट लेवल करप्टेड है या नहीं है? मतलब गवर्नमेंट का जो ऑफिस वगैरह है जहां पर सरकारी लोग काम करते हैं, ठीक है, अब करप्शन में आप ऐसे ना समझो कि मिनिस्टर करप्टेड है, एमपी एमएलए करप्टेड है, सिस्टम ही करप्टेड है। अब इसमें जब प्राइवेटाइज सिस्टम चलता है, जैसे आप जो प्राइवेट बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक अगर बैंक में बात करो, एचडीएफसी बैंक देखो आप क्या प्रॉफिटेबल सिचुएशन में चलता है, अब एक्सिस बैंक देखो क्या प्रॉफिटेबल सिचुएशन में चलता है। ये लोग 20 साल में बैंक खड़ा कर दिया सर, 20 25 30 साल में। और 1947 से कितना सारा बैंक नेशनलाइज बैंक था, वो अपने आप को बना ही नहीं पा रहा है। 70 साल 80 साल हो गया, फिर भी हम लोग एक बैंकिंग सिस्टम को एक्सेप्ट वो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक अपने आप को थोड़ा बहुत अच्छा लेवल में रखते हैं। तो सवाल गवर्नमेंट का मेन यही इच्छा है कि एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, तो मुश्किल क्या हो जाता है ना, मुश्किल ये हो जाएगा कि प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेगा? लॉस मेकिंग कंपनीज को तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा ना सर। हम लोग टैक्स देंगे और फिर सरकार को बोलेंगे कि टैक्स से हमारा भला करो, और सरकार क्या करेगा? जैसे इस बार बजट में किया सर, सिर्फ इससे पहले भी किया था लास्ट बजट में, इस बार तो 20,000 करोड़ का बैड लोन को चुकाने के लिए बैंक को दे रहा है। तो इससे पहले 2 लाख करोड़ का लास्ट बजट में था, मुझे याद है। तो अगर इस तरह से आप बार बार सिर्फ बचाते रहोगे तो फिर मुश्किल में आ जाओगे। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, जो डेटा से ये आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है, बजट की क्लास के बाद मैं आपको सारा का सारा शेयर करूंगा। तो आप यहाँ पर एक चीज देखो, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सरकार जो है, अपना गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट कहाँ से इनकम करता है और कहाँ खर्चा करता है। इंडियन इकोनॉमी करेंटली सर बजटेड जो है वो आपका 5.9 सॉरी 9.5 फिस्कल डेफिसिट देख रहे हो सर, ये बजटेड है 9.5, 9.5% डेफिसिट में जा रहा है। 9.5% डेफिसिट इज नॉट अ गुड सिचुएशन इन द कोविड सिचुएशन, इट्स नॉट अ गुड थिंग। बट क्या है ना, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा फॉरेन डिपेंडेंट है। हम लोग चाइना का चीज यूज करने में बड़ा लत लगा है सरकार, मतलब सबको, सरकार चाहते नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्लो डाउन तो आएगा क्योंकि बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, लोगों के अंदर ऐसे एजुकेशन होगा, स्किल इंडिया बनेगा, तब ना बनेगा सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट कोशिश तो कर रहा है बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, लोगों के माइंडसेट भी चाहिए। तो ये देखो, ये 9.5 4.6 था 2019-20 में, बड़ा अच्छा डेफिसिट था, उसमें से बढ़ ही रहा है। टारगेट यही है कि 21-22 तक पहुंचते पहुंचते कम से कम हम लोग 6.8% का डेफिसिट को कवर करें। डेफिसिट से फिर जाके हम लोग 6.8% का डेफिसिट, मतलब मजाक नहीं है सर। तो फिर जाके हम लोग अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा पाएंगे जब तक हम डेफिसिट इकोनॉमी से बाहर निकलेंगे। अब मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूँ। इकोनॉमी को समझने के लिए आपको इकोनॉमी को ना दिल से समझना होगा सर, तब जाके आप ये जो भी डिमांड सप्लाई सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तभी जाके आप इसको दिल से समझ भी पाओगे। यहाँ पर अगर आप देखो कि रुपया कहाँ से आता है, ठीक है, देख रहे हो सर, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। रुपीज कम फ्रॉम एंड दिस इज कहाँ जाता है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आता है और फिर आपको बताऊंगा कहाँ जाता है। अगर मैं आपको कहाँ से आता है और जाता है का डेटा दिखाऊं, तो सरकार जो है, इसका जो अर्निंग होता है, मतलब जो टोटल इनकम है सरकार का, कहाँ कहाँ से है, सबको दिखाई दे रहा है सर डेटा जो मैं शो कर रहा हूँ, पाई चार्ट सबको दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. सबसे ज्यादा इंडिया को जो पैसा मिलता है, जो होना इतना होना अच्छा बात नहीं है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी सर, 36% अमाउंट ऑफ मनी जो गवर्नमेंट के पास आते हैं सर, वो बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज है। मतलब या तो वो उधार लेते हैं किसी गवर्नमेंट से, किसी आरबीआई से, ठीक है, बोरोइंग करते हैं या फिर लायबिलिटी लेते हैं, वहां से 36% अर्निंग होता है। इनका सेकंड बेस्ट अर्निंग आता है सर कॉर्पोरेट टैक्स से, मतलब जो कंपनीज है, कंपनी जो बिजनेस करता है वहां से। अगर ये उल्टा होता तो बड़ा अच्छा होता ना सर, कॉर्पोरेट टैक्स अगर 36% हो जाता और बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज अगर 36% होता, सॉरी 13% होता, तो आई थिंक ये बेहतर सिचुएशन होता। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये सर नो सर, यस ना। इनकम टैक्स से टोटल अर्निंग का 14% आता है, गुड साइन। कस्टम से 3%, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये भी एक टैक्स है, यहाँ से आता है 8%। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज की माने इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्साइज ड्यूटी दिया जाता है एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग पे, जो करेंटली जीएसटी के साथ ऐड हो गया है,
बट दिस इज ऑल्सो मतलब अभी भी है, मतलब अगर कोई भी गुड्स आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई भी गुड्स अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कस्टम्स लगता है वो, ओके, कस्टम्स इज फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और यूनियन एक्साइज ड्यूटीज जो होता है वो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करके जो भी प्रोडक्ट आप इंडिया में बेचना चाहोगे वो मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगता है वो एक्साइज ड्यूटी, वहां से आप 8% का कलेक्शन करते हो। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स छोड़ के कोई और जगह से अगर कुछ भी इनकम सरकार करते हैं, दैट इज 6%। एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेब्ट मतलब कोई उधारी नहीं लिया है सर। ऋण भिन्न, ऋण भिन्न मतलब समझ रहा ना, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, दैट मींस ऋण छोड़ के कोई और इनकम, ठीक है। डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट कुछ पूंजी उनको मिलता है कहीं से भी, दैट इज 5%। तो ये सरकार का करंट रोजगार का एरिया है। जो सबसे बहुत खतरनाक पॉइंट क्या हो रहा है ना, इतना ज्यादा बोरिंग रहेगा ना तो मुश्किल है। तो देश में बिजनेस बढ़ना चाहिए, कॉर्पोरेट और चाहिए, कॉर्पोरेट का इनकम और बढ़ना चाहिए, तब जाके ये स्थिति बदलेगा। अब जैसे अरिजीत एक सवाल कर रहा था, सर प्राइवेटाइज हो रहा है, अब क्या करेगा सरकार? गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो तो काम करता नहीं है ना, वो अपना कंपनी नहीं सोचता, उनको सिर्फ अपना सैलरी का पड़ा रहता है मैक्सिमम, ओके। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, उनको सिर्फ सैलरी चाहिए, सरकार सिर्फ देते देते तो पागल हो जाएगा। बिजनेस क्रिएट करना है ना, तो प्राइवेटाइज सिस्टम्स में क्या होता है ना, कंपनी अपने लिए सोचता है, वो अपना प्रॉफिट लेने के लिए पागल होते हैं, और उसके लिए वो कंपनी को देखता है, मैनेज करता है, और बिजनेस पे एक टोटल सिस्टम चलता है, बिजनेस बिजनेस की तरह काम करता है, एंड दैट इज व्हाई मैनेजमेंट प्रॉपर रहे, इसलिए सरकार बार बार कर रहा है लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। सरकार की रोक टोक कम रहेगा, और मतलब आप बोल सकते हो सब कुछ कैपिटलिज्म की तरह लग रहा है, यस यू कैन से, ये धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरह ही जा रहा है। आप लोगों को याद होगा ना सर कि मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा रहा था, इकोनॉमिक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड, याद है सर सबको? तो धीरे धीरे इंडिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, बट धीरे धीरे परसेंटेज ना 50-50 से कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा ज्यादा ही मूव कर रहा है। आई डोंट नो इसका सही गलत क्या है, बट अगर सरकारी लेवल पे लोग काम नहीं करेगा तो सरकार के पास कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रहे और कांग्रेस, एक्चुअली मैक्सिमम कंट्री का अभी तक इंडिया मैक्सिमम टाइम तो सर यूपीए या कांग्रेस के टाइम पे ही अपने आप को बनाया ना सर, आफ्टर 1947। अब यहाँ पर बीजेपी मूवमेंट चल रहा है या कांग्रेस मूवमेंट का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर देश को 1947 टू 2020, ठीक है, 73 इयर्स, मोर देन 73 इयर्स में बीजेपी गवर्नमेंट कितना दिन रहा है और कितना बार कांग्रेस का गवर्नमेंट या उनका सरकार रहा है। एक चीज आप गौर करो कि उनके टाइम पे ही कंपनीज का हालत खराब हुआ है। अब कम से कम ये गवर्नमेंट एटलीस्ट कोशिश तो कर रहा है कि जबरदस्ती हमारा टैक्स का पैसा इनको बचाते बचाते ना खर्चा करे, कम से कम इनको बेच दे या फिर वो कोई और चलाए या फिर बंद कर दे। लॉस करके चलाने का कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल बिजनेस दिमाग वाले कोई भी इंसान समझ सकता है ये बात। अब लोग इसका एक गलत मतलब निकाल रहे हैं कि सब तो प्राइवेटाइज कर रहा है, तो क्या करेगा? या तो बंद कर देगा या तो फिर किसी बचाने का कोशिश तो कर रहा है, और क्या करेगा? मैं तो यही मान समझ रहा हूँ मैटर को। एक बिजनेसमैन के माइंड से सोचो ना, मतलब ये मतलब एंटी मूवमेंट से ना सोचो, बात को समझाने का है। ओके, तो ये था गवर्नमेंट का आर्टिकल का। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? স্যার যদি নন প্রফিট প্রাইভেটাইজেশন তো ঠিক আছে, নন প্রফিট জন্য সেটা কর্পোরেট সেক্টরে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু স্যার যেটা প্রফিট হচ্ছে যেগুলো থেকে, যেমন এগ্রিকালচারের সেক্টর থেকে স্যার প্রফিট হচ্ছে, তাহলে সেটাকে প্রাইভেটাইজেশন করার কি মানে আছে? এগ্রিকালচার সেক্টর থেকে প্রফিট কোথায় হচ্ছে? এগ্রিকালচার সেক্টর প্রফিট কোথায় হচ্ছে? তো প্রফিটে প্লাসে এসেছিল, বাকি সবই তো মাইনাসে জিডিপি ছিল এগ্রিকালচার থেকে। एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट प्रॉफिटेबल सेक्टर इन इंडिया। देख तेरे को चलो एक डेटा दिखा रहा हूँ, मैं न्यूट्रल सोर्स से डेटा दिखा रहा हूँ। देख ध्यान से देख, पॉइंट देख, मतलब एक पहला तो देख, एक चीज हम लोगों ने देखा कि इंडिया एक डेफिसिट इकोनॉमी में जा रहे हैं। वर्ल्ड का हम लोग 6th मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम लोग का, 9.6 ट्रिलियन का इकोनॉमी है वर्ल्ड में, हम लोग 6 पोजीशंस पे आते हैं जीडीपी रैंक में नॉमिनल में। और अगर पीपी परचेसिंग पावर पैरिटी से थर्ड, मतलब पीपीपी एक अलग मॉडल होता है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में बताते हैं, इसमें थर्ड रैंक है, मतलब जीडीपी रैंक तो बहुत हाई दिख रहा है। बट अगर तुम देखो कि एग्रीकल्चर से जीडीपी 16%, इंडस्ट्री से 25%, मैन्युफैक्चरिंग से 40% एंड सर्विस सेक्टर से 49.9% फाइनेंशियल ईयर 2019 का डेटा है। एंड नाउ लुक एट दिस सिचुएशन, समझने का कोशिश करना। इंडिया का 21.9% लोग पॉवर्टी लेवल पे है, 11.1% एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल पे है, 46.2% ऑन लेस देन $3.20 पर डे।
कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो। सर ये एग्जिट कर गए। अरे एग्जिट गलती से क्लिक हो गया। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर अब सही है। ठीक है। और जो पॉइंट राजू बात कर रहा था, बड़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको शो कर रहा था कि इतना ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में कितना लेबर फोर्स है देख, 41.49%, मतलब 42% लोग एग्रीकल्चर স্যার सेक्टर में हैं। সাউন্ডটা ক্লিয়ার আসছে না স্যার, স্ক্রিনে শো হচ্ছে না। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। साउंड भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं है। এর স্যার সাউন্ডটা ক্র্যাক হয়ে যাচ্ছে মানে। कैसे अभी देख, तो साउंड क्लियरली শোনা যাচ্ছে না। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। যে লো ভয়েস আসছে। अच्छा मैं रिजॉइन कर रहा हूँ एक बार, रुक जा। तो हेडफोन ठीक से लगा हो जाएगा। नहीं हेडफोन तो काम ही नहीं कर रहा है इसका प्रॉपर्ली। हेडफोन काम ही नहीं कर रहा है। अब ठीक है सर, अब ठीक है। হ্যাঁ স্যার এবার ঠিক আছে। अब सही है आया? सर। ओके ठीक है, স্ক্রিন শেয়ার হয়নি। ठीक है, ठीक है। जो मैं पॉइंट पे बात कर रहा था, स्क्रीन शेयर है ना अभी? यस सर। यस सर। देख, एग्रीकल्चर सेक्टर में 42% लोग हैं और एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन जीडीपी वाइज अगर तो देखेगा तो 16% ओनली। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इंडिया में 84% ऑफ द इंडियन फार्मर्स बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं सर। 16% ओनली दे आर मिडिल क्लास और रिच। 84% ऑफ द फार्मर्स हालत बहुत खराब है। अगर आप इंडिया के गांव-गांव में विजिट करोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब ये जो डेटा है, अब डेटा से, अब जब गांव में विजिट नहीं कर सकते तो डेटा से ही काम चलाना पड़ेगा। अब सवाल यही है कि एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स 42%, अगर ऐसा, अगर देखो सर सिंपल है, आज के डेट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का वैल्यू काफी कम हो रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर में भी डेवलप करना है, बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसमें जहां पर साल में मतलब 12 महीने खेती हो सकता है। मतलब इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टॉप कंट्रीज में से, ये एक इंडिया का एडवांटेज है। यहाँ पर 12 मंथ्स में 12 मंथ्स खेती हो सकता है। चाइना में सर इतना बड़ा एरिया आप देख सकते हो, रेगिस्तान है, इसमें खेती नहीं होता। और यूएस का प्रॉब्लम ये है कि यूएस में 6 महीना बर्फबारी होता है, 6 मंथ्स यहाँ पर ठंड रहता है बहुत ज्यादा चिल्ड, तो उसमें खेती नहीं कर सकते। तो अगर आप टॉप कंट्रीज के साथ कंपेयर करो तो इतना बड़ा कंट्री वर्ल्ड में बहुत ही कम दिखेगा आपको जहां पर सारा साल भर खेती हो सकता है। फिर भी प्रॉब्लम है, एक तो पॉपुलेशन का रीजन आप जरूर मुझे दिखा सकते हो, लेकिन दैट इज वाई अब इसमें प्राइवेटाइज नहीं कर रहा है, किसी का ओनरशिप नहीं छीना जाएगा। ये जो न्यू फार्म बिल है इसमें किसी का ओनरशिप छीनने का बात नहीं कर रहा है सर, जिसका जमीन उसी का रहेगा। ये तो आप गलत सोच रहे हो। बिल कभी पढ़े हो क्या? पढ़ना, मैं कोशिश करूंगा एक दिन आपको बिल पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें बोल रहा है कि मार्केट को ओपन करने के लिए, मार्केट को ओपन करने के लिए एक फार्मर्स चाहे तो ये चाणक्य भी करते थे, चासी अगर चाहे तो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप साउथ इंडिया में कोई है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके आपको चीज चाहिए होगा, जो भी आप खेती चाहते हो, मतलब व्हाटएवर बी दी प्रोडक्ट्स यू वांट, आप वहां का साउथ इंडिया का जो फार्मर्स है उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करके आप फार्मिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि यहाँ पर टाटा बिरला अंबानी आएगा, आप जैसे नॉर्मल इंसान भी बिजनेस कर सकता है फार्मर्स के साथ। कौन बोल रहा है कि यहाँ पर टाटा बिरला अंबानी को ही आने का बात कर रहा है? वो लोग आएगा भी नहीं। जो थोड़ा मिडिल लेवल ऑफ बिजनेस है वो शायद आ सकता है। इसमें किसान फार्मर्स को एक सुविधा मिलेगा सर। सुविधा ये है कि खेती करने के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड तो फार्मर्स करते हैं,
तो यहाँ पर कोशिश ये है कि फार्मर्स को एक लेवल अप करने का, एक सुधार, कोई भी गवर्नमेंट ना पागल नहीं है सर। कोई भी गवर्नमेंट, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कि बीजेपी गवर्नमेंट अगर पागल है तो ही वो ऐसा काम करेगा। वो अभी सत्ता में है, प्लीज आप लोग मेरी बात को समझने का कोशिश करें। अभी वो पावर में है ना, सेंट्रल में, और इंडिया में फार्मर्स का पॉपुलेशन कितना है आपको देख रहा है। तो कोई भी चाहेगा कि फार्मर्स का दिमाग खराब करके अपना गद्दी को हटाने के लिए? जस्ट टेल मी सर, फार्मर्स का वोट हरा के कोई अपना पावर गवाना चाहेगा? इतना जवाब आप मुझे दो। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग फार्मिंग करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 43% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अगर वो इनको चटाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम पे 2022 की जो वोट होगा उसमें फार्मर्स इनके अगेंस्ट में जाएगा। अब सवाल ये कि जो एंटी जा सकते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम एंटी का नहीं है। मैं मोदी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इकोनॉमिकली समझने के लिए समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज आप बात को समझना, कोई यहाँ पर बीजेपी मूवमेंट या मोदी जी मूवमेंट नहीं चल रहा है। यहाँ पर एक बिल है, जिस बिल में फार्मर्स के लिए कुछ बोला जा रहा है कि भाई ये फार्मर्स को मौका मिलेगा। 3 पॉइंट बोला है। एक, फार्मर्स किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी के नाम पे जो भी प्रोडक्ट हुआ करता था, एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि चावल, गेहूं टाइप पे, इसको एसेंशियलिटी से हटा रहा है। एसेंशियल के नाम पे क्या होता है जानते हो सर? एसेंशियल के नाम पे होर्डिंग कर लेता है जो लोग वहां पर, वो जो लोग दलाल वगैरह है ना, वो मार्केट को होर्ड कर लेता है। होर्ड करके उसका दाम में ना अपने हिसाब से करते हैं। किसान को इसमें कोई हेल्प नहीं होता होर्डिंग करके। एसेंशियल्स क्यों है? जो जरूरी है वो तो मार्केट में ऐसे ही मिलेगा। फालतू में एसेंशियल्स के नाम पे अलग से रिजर्व करने का क्या मतलब? अगर चावल एसेंशियल्स है तो उसको रिजर्व करते हैं। अब क्या मार्केट में चावल का कमती है? वो 1947 के बाद जरूरी था, बिकॉज उस टाइम पे इंडिया अपने आप को डेवलप कर रहा था, इंडिया को खाने का लत पड़ा था। PL 480 जैसे डील करना पड़ा था यूएस के साथ कि इंडिया के पास खाने के लिए गेहूं नहीं था। PL 480 जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जहां पर हमें यूएसए हमें रोटी खिलाता था। जानते हो सर आप लोग PL 480? सुने हो कभी नाम इसका? ये कॉन्ट्रैक्ट है जो यूएस के साथ इंडिया का हुआ था, जिसके थ्रू से ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखो सर, PL 480, फूड फॉर पीस, देख रहे हो सर? फूड फॉर पीस मतलब इंडिया का हालत इतना खराब था कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ने इंटरनेशनली इंडिया को खाना देता था। पब्लिक लॉ 480। तो ये तो भीख मांगने जैसा हालत है। तो इंडियन गवर्नमेंट यही चाह रहा है कि इंडियन फार्मर्स को इतना डेवलप किया जाए कि वो एक्सपोर्ट कर सके, वो इंपोर्ट कर सके। इंपोर्ट तो छोड़ो, एक्सपोर्ट कर सके मेनली। कि इंडिया का जो भी खेती है, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट है, वो चाहे तो फॉरेन में भी प्रोडक्ट को डायरेक्टली ले सकता है। मतलब दे कैन फील लाइक ए कॉर्पोरेट थिंग। अब इसके लिए गवर्नमेंट इनको हेल्प करेगा। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफी काम कर रहा है सरकार। अब इसमें टाइम लगेगा, रातों रात तो नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें। लेकिन क्या है ना, ये जो लोग, अच्छा पूरा भारत में आंदोलन चल रहा है क्या? एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में आंदोलन चल रहा है, आप देख पा रहे हो कि नहीं? अब ये आंदोलन का मतलब भी समझो सर। ये आंदोलन ये लोग यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर ये रिच फार्मर्स लोग हैं, इनका मोनोपोली चला जाएगा, और बाकी भारत में बिहार का, वेस्ट बंगाल का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, राजस्थान का, गुजरात का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना का, ये फार्मर्स तो नारा नहीं लगा रहे। चाहे तो ये लोग भी कर सकता है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इनको पता है कि गवर्नमेंट कुछ तो अलग सोच रहा है। बिकॉज मैक्सिमम खेती आजकल, कौन सा किसान का बेटा किसान बनना चाहता है? अगर इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस होता तो। बोल राजू, मैं कोई झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं बस पॉइंट रख रहा हूं तुम लोगों के पास, इकोनॉमिकल पॉइंट है। कौन सा फार्मर्स का बेटा आज के डेट में फार्मर्स बनना चाह रहा है? राजू मेरा आवाज आ रहा है तेरे पास? बोल। नो सर, क्यों चाहे ना। तो क्यों नहीं चाहते? प्रॉफिट होता तो ऑटोमेटिक होता ना। क्या खेती करना कोई खराब बात है? एग्रीकल्चरिस्ट बनना कोई खराब बात है? यूएस में जाके देखो, लोग कितना प्राउडली एग्रीकल्चर करता है। यूएस में जाओ, चाइना में जाओ, इवन चाइना में भी एग्रीकल्चर बड़ा प्राउडली होता है। স্যার নিউ ফার্ম ল যেগুলো এনেছে ওটা কি মিনিমাম প্রাইসটা এখনো আছে নাকি ওটা নেই? ना, अभी तो उसमें ये चल रहा है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो वो लोग मतलब डिमांड कर रहे हैं ना। কারণ আমি 12 এর যখন পজিশন বলেছিল ওটা না থাকলে অনেক সময়
অনেক বেশি কমে যায়, বাট একটা চিন্তা থাকে ফার্মার্সদের। তাই মানে ওটা কি রিজন হতে পারে এটার জন্য, মানে ওয়ান অফ দ্য রিজন? कि बिल को बंद करने के लिए जो ये लोग नारा लगा रहे हैं। হ্যাঁ, মানে মিনিমাম সাপোর্ট মানে এসেনশিয়াল কমিউনিটিস যেগুলো বলছে, মানে অনেক हाँ মানে এগুলো মিনিমাম, মানে ওগুলো তো অনেক বাল্কে, অনেক সময় হয় না, মানে একটা এক্সেপশন অফ ল অফ ডিমান্ড এসে যে when नहीं, ये quantity, मैं समझ गया, ये एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। হ্যাঁ বাল্ক কোয়ান্টিটিজে হলে একটু বেশি কমে যায় কখনো, মানে এগুলো नहीं কারণ नहीं नहीं, অ্যাবান্ডেন্স कमता থাকে। नहीं है। देख, मार्केट में अप डाउन तो चलेगा, इसलिए तो मार्केट अप डाउन इज ऑलवेज देयर। मिनिमम হ্যাঁ सपोर्ट प्राइस जो है, जैसे मान की सिंपल से फॉर एग्जांपल, जैसे करंट सिस्टम क्या चल रहा है, से फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जो भी पैडी होता है, मतलब जो भी धान या चावल होता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इनके पास जाके इनको जो भी चावल का दाम है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके चावल को गवर्नमेंट खरीद लेता है। बात समझ, करंट जो सिस्टम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो करते हैं, आईएफसी, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन, जो राशन सिस्टम में हम लोगों को मिलता है ना सर, गवर्नमेंट क्या करते हैं, सिस्टम बहुत सिंपल है कि ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके, से फॉर एग्जांपल एक 1 क्विंटल पैडी है या चावल है जो भी है, 1 क्विंटल पैडी का एक दाम दिया, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज, ठीक है। ये दाम देके, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट मार्केट प्राइस क्या है, बिकॉज मैं इस मार्केट के साथ रेगुलर हूँ, बट मैं जो लोग इनके साथ है, मैं उनके साथ बात करता हूँ, तो वो लोग बताते हैं, और मैक्सिमम खेती जो भी फार्मर्स है वो बोलते हैं कि दाम नहीं है, पैसा नहीं है, क्यों करे खेती। तो धीरे धीरे ऐसे भी वो प्राइवेटाइज्ड हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली लोगों को खाना तो खाना है, और उसका दाम ऑटोमेटिकली जाएगा किसी न किसी के। पॉइंट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि मैक्सिमम फार्मर्स को बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं कि कुछ 14% फार्मर्स पूरा भारत को चले। जैसे कि पंजाब का फार्मर्स एंड हरियाणा का फार्मर्स, दे आर द रिच फार्मर्स, ठीक है। ये बाकी फार्मर्स को बढ़ने नहीं देना चाहता, तो उनका मार्केट खराब हो जाएगा। आप कभी देखे हो कि आंदोलन करने के टाइम पे फ्रीज एसी लगा के आंदोलन होता है, कभी देखे हो ऐसा? ये लोग धरना में बैठे हैं, मशीन आया है, मतलब पैर को मसाज करने के लिए मशीन भी आया है इनके लिए, आप देख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो ये पैसा इनका कनाडा से आ रहा है सर। कनाडा है, इवन पाकिस्तान का भी मूवमेंट है इसके पीछे। अब क्या बताऊं मैं आपको, खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान भी चाहते हैं कि इंडिया टूट हो जाए, ठीक है। अगर इंडिया का एक हिस्सा को फार्म बिल के कारण इधर से किसी भी कारण से प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए, तो फिर पाकिस्तान को हेल्प मिल जाएगा, और इसमें चाइना पैसा देता है पाकिस्तान को कि आप कैसे भी करके पंजाब बॉर्डर के थ्रू से पैसा इन्फिल्ट्रेट करो, और इसके थ्रू से ये आंदोलन को बचा के रखो, और इस आंदोलन के कारण इंडिया बीच में से टूट जाए। ऐसे तो कश्मीर को लेके पाकिस्तान झमेला करके रखा है, चाइना उसको हेल्प कर रहा है। पंजाब में किसान बड़ा रिच है, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहते हैं कि हर जगह का, पंजाब में किसान अपने आप में रिच है, वो उनका अपना एक तजुर्बा है उसमें, वो अपने आप को बनाया है। अब पूरा भारत में सब किसानों के लिए एक सिमिलर कॉन्सेप्ट लाना चाहते हैं कि मार्केट को दलालों के हाथ में फंसना नहीं। अब इसके लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देके क्या होता है ना, मार्केट को कंट्रोल कर दिया जाता है। अब आप तो बोल, मार्केट कंट्रोल रहेगा तो मार्केट इंक्रीज कर पाएगा? इफ मार्केट इज टू मच कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, बात को समझना, सरकार ने तय कर दिया कि इसका दाम इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 1000 रुपीज पर क्विंटल, लेकिन इसका दाम मार्केट में 1500 तक जा सकता है। बता आयन, मार्केट का दाम মিনিমাম 1500 সাপোর্ট तक जा सकता है। মানে हेलो, প্রাইস কমার থেকে প্রোটেকশন দেয় না, বাড়লে প্রবলেম মানে। अब देख वही तो प्रॉब्लम है, तुम इसको क्या करो ना, तुम इसको दबा रहे हो, तुम इसको एक सर्टेन दाम देके, अब गवर्नमेंट ज्यादा दाम तो देगा नहीं ना, गवर्नमेंट ज्यादा दाम तो देगी नहीं ना। হ্যাঁ, মানে মার্কেট ও ডিমান্ড আর সাপ্লাই ইনভিজিবল হ্যান্ডস কাজ করে না, তো যখন বাড়বে তো বাড়বে, বাট একটা সার্টেন পয়েন্টের নিচে কমলে ওটার জন্য প্রোটেকশন, মানে আমি তো যেটা বলেছিলাম ওটার জন্য প্রোটেকশনের জন্য মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস রেখেছে, যাতে বেশি না কমে, যাতে মানুষ একদম हाँ, মানে একদমই টাকা না। but what is the reality? What is হ্যাঁ the সেটাই জিজ্ঞেস reality? করছি, ওটাই জিজ্ঞেস করছি, মানে রিয়ালিটিটা কি। वही मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, मतलब इकोनॉमिकली कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कर कि रियलिटी क्या है, कि अगर गवर्नमेंट बात में इसको, गवर्नमेंट कभी भी पे ज्यादा नहीं करेगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या करता है, वेस्ट बंगाल में मैं बात ही किया, मतलब मैं वेस्ट बंगाल के जो फार्मर्स हैं मैं उनके साथ बात किया सर, मेरा नेटिव भी गाँव में है, तो वहां पर मैं उनको पूछता रहता हूँ कि अच्छा ये अगर आप लोगों को किसी को भी सेल करने का मौका मिले सरकार को ना बेच के, तो बोला अच्छा रहेगा ना, सरकार तो दाम देता ही नहीं है, सरकार तो दाम देता ही नहीं है, मार्केट में दूसरा जगह में डिमांड है, बट गवर्नमेंट का प्रेशर है, देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करता है, सस्ता दाम पे मार्केट से इसको उठा के ना, फूड कॉर्पोरेशन के थ्रू से इसको सब्सिडाइज दाम पे, फिर वो क्या करता है, कुछ मिल वालों को दे देते हैं। ये भी बिजनेसमैन का ही एक अलग से कर देता है, लेकिन ये इलीगल पॉइंट है।
फार्मर्स मैक्सिमम है सब्सिडाइज रेट में, वो क्या करते हैं बाद में हमें रेशन सिस्टम में डाल देते हैं। वो सस्ता दाम पे फार्मर से लेता है और फिर सस्ता दाम पे राशन सिस्टम पे ला देता है, और वो सब्सिडी जो होता है वो हमारा टैक्स के पैसे से भरपाई करते हैं। अब पूरा का पूरा सिस्टम पे प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन अगर आप फार्मर्स को छोड़ दो ना, एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह सोचो, इतना टिपिकल क्यों कर रहे हो? एक चासी एक बिजनेसमैन है, वो खेती का बिजनेस करता है, वो अपना फसल जिसको मर्जी बेचे, फसल उगाएगा, कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा, उसका मार्केट, उसका बिजनेस, वो जहां मर्जी बेचेगा, जिसको दाम ज्यादा मिलेगा, मार्केट डिमांड सप्लाई तय करेगा ना, जो तू पूछ रहा है बार बार। मार्केट डिमांड सप्लाई ही तय करेगा कि क्या दाम होगा। व्हाई गवर्नमेंट शुड डिसाइड? गवर्नमेंट चावल बिजनेस का करने के लिए है या एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए? प्लीज आंसर मी। ये कोई भी गवर्नमेंट, से फॉर एग्जांपल ये इंडियन गवर्नमेंट हो या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ये चाल डाल का सप्लायर है या एडमिनिस्ट्रेटर है? एडमिनिस्ट्रेटर। तो फिर ये चाल डाल में क्यों फंसना चाहता है? चाल डाल, एक आप बताओ ना, कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन वो चाल डाल में फंसा हुआ है क्या? मतलब वो अपने बिजनेस खुद करता है, अपना प्रोडक्ट उनके नाम में बेचता है। मोमो का बिजनेस करना है, मोमो बेचता है। पिज्जा का बिजनेस करना है, पिज्जा बेचता है। अपना प्रोडक्ट, अपना दाम, जिसको खाना है खाएगा, जिसको खाना है नहीं खाएगा। किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसानों को दबा दबा के ना, ये क्या चल रहा है जानते हो? 1857 में जब ब्रिटिश मैग्ना कार्टा, जानते हो मैग्ना कार्टा सिस्टम? जानते हो, हिस्ट्री में कभी पढ़े हो आप लोग मैग्ना कार्टा? लॉर्ड डालहौसी ने बनाया था सर मैग्ना कार्टा, कि किसान जो होगा उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ये देना पड़ेगा। सर्टेन अमाउंट नहीं, मतलब जो भी वो कमाएगा उसका एक पूरा का पूरा हिस्सा सरकार को देगा, उसको सिर्फ खाने के लिए मिलेगा। तो व्हाई गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द फार्मर्स इकोनॉमी? ये करंट सिस्टम जो लाने का कोशिश कर रहा है, ये इकोनॉमी को ओपन करना चाहता है। 91 में तो यही प्रॉब्लम हुआ था। ये एलपीजी जो था, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम था, इंडियन इकोनॉमी क्लोज था। आप लोगों ने पढ़े हो इकोनॉमिक्स में, कभी ना कभी जरूर पढ़े हो। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी को पूरा बंद करके रखा था। अब 91 में गवर्नमेंट हैज फोर्स टू ओपन द इकोनॉमी, बिकॉज पूरा खत्म हो गया था, इंडिया ब्लीड हो रहा था। इंडिया में ब्लीड हो रहा था, उपाय नहीं था मनमोहन सिंह के पास, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, कोई ऑप्शन नहीं था। करेंटली ये जो एग्रीकल्चर के साथ जो हो रहा है, ये गवर्नमेंट थोड़ा पहले से ही सोच रहा है, ब्लीड होने से पहले, ऑलरेडी ब्लीड हो ही रहा है, बट एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करना चाहिए। किसान अपने तरह मार्केट को संभाले, गवर्नमेंट है ना उनको देखने के लिए, थोड़ी ना हाथ उठा लेगा, तो फिर उनका वोट बैंक भी तो जाएगा, उनका भी स्वार्थ है ना किसानों के पास, नहीं तो उनका वोट बैंक कौन है? कॉर्पोरेट लोग थोड़ी ना वोट देगा उनको। बेसिक दिमाग लगाओ ना सर। अब अगेंस्ट में जाने वाले लोग अगेंस्ट में जाएगा, उनका काम ही अगेंस्ट में जाना है, और उसमें चाइना भी हेल्प कर रहा है, पैसा भेज रहा है मूवमेंट चलाने के लिए, कनाडा से पैसा आ रहा है। क्या बताओ आपको, पूरा भारत में मूवमेंट तो नहीं चल रहा। আজকে রিয়ানা টুইট করেছে ফার্মার্স প্রোটেস্ট নিয়ে, এটা আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল। हाँ, अमेरिकन सिंगर, उसको क्यों पड़ा है इंडियन फार्मर्स के लिए? उसको क्या है? अब तुम समझते नहीं हो, इंडिया के पीछे ना सब दुनिया भर में लोग हाथ धो के पड़ा हुआ है। क्यों जानते हो? इतना फर्टाइल लैंड दुनिया में कहीं नहीं है। एक बार इंडिया दुनिया के सामने उठ जाए ना, तो बहुत मुश्किल में आ जाएगा, बिकॉज 1000 ईयर्स तक इंडिया दुनिया में राज किया है, किसी के ऊपर राज नहीं करता, वो अपने आप में राज करता है। इंडिया का एक बहुत बड़ा खूबिया है, जो किसी की कभी भी कॉलोनी नहीं बनाता, प्यार से लोगों को अपनाता है। अब जहां भी देखो आपको ना सिर्फ इंडियन रिलीजियस लोग ही दिखेगा, हिंदू पूरा दुनिया भर में है। ऐसे दुनिया में कोई कंट्री नहीं है जहां हिंदू टेंपल नहीं है, बुद्धिस्ट टेंपल नहीं है। वी आर हम लोग बहुत पुराने हैं, और हमारा सिस्टम को दबाने के लिए कनाडा को क्या प्रॉब्लम है इंडिया से? क्या इंडियन लोग इंडिया को संभालना नहीं जानता? क्या बताना चाहते हैं कि बीजेपी इंडियंस को प्यार नहीं करते? अब पागल है, प्यार करते हैं तभी तो इतना कुछ पागल की तरह डिसीजंस ले रहा है। अगर दूसरा कोई होता तो सेफ हैंड खेल लेता ना, वो सस्ता है, ये ओपन करके मार्केट को और महंगा, मतलब मार्केट को कंट्रोल करना और मुश्किल है, रिस्क बहुत ज्यादा ले रहा है। लेकिन आज रिस्क लेगा तभी जाके ना ये पूरा फार्मिंग मार्केट खुल जाएगा, लोग खेती करने के लिए आएगा सामने। आप लोग जैसे एडुकेटेड लोग जो फार्मिंग सेक्टर्स को दुर्बल सेक्टर समझते हैं, वो भी आ जाएगा, वो भी, उसको भी लगेगा भाई वेंचर करना है तो खेती करना है, क्योंकि लोग खाना बंद नहीं करेगा सर, और ये मार्केट जिंदगी हमेशा रहेगा। बस इसी मार्केट को एक लेवल अप करना चाहता है।
आई होप मैं थोड़ा सा कोशिश कर पाया आपका दिमाग को ओपन करने का। थोड़ा सा हुआ कि नहीं हुआ, या फिर आप पूरा अपोज करोगे मेरे 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 अगेंस्ट में जाओगे? जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका मतलब ओपन, सबका दिमाग है अपना अपना, लगाओ। बट मैंने जो भी बोला इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। राजू बोल, बात कुछ समझ में आ रहा है? डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ইয়েস স্যার, বাট আপনি তো স্যার শুধু স্যার পজিটিভ দিকগুলো দেখলেন, নেগেটিভ দিকগুলো দেখলেনই না। नेगेटिव यदि हम देखते जाए, नेगेटिव हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव होता है। তুই বল নেগেটিভ কি জিনিসটা আছে বল, तो कौन জিনিসটা नेगेटिव, कौन सा चीज नेगेटिव लग रहा है बोल। किसानों को दाम नहीं दिया जाएगा, वो जो एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर सरकार हाथ उठा लेगा तो फिर सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा उनको। হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার ওই মনে হচ্ছে স্যার আমি যদি নেগেটিভ জিনিসগুলো তো পাবলিসাইজ করেছে, মানে লোকেরা তো নেগেটিভই বলে যাচ্ছে, তাই মানে हाँ बोल बोल। হ্যাঁ নেগেটিভ জিনিসগুলো তো পাবলিসাইজ করেই যাচ্ছে। আপনার থেকে অনেক ডিফারেন্ট একটা পার্সপেক্টিভ পেয়েছি, তাই বলছি। नेगेटिव तो अब देखो पश्चिम बंगाल में तो नेगेटिव बातें ही होगा। হ্যাঁ সেটাই, হ্যাঁ তাই মানে এখন অন্য অন্য কথা শুনেছি, তাই মানে নেগেটিভ তো শুনেই যাচ্ছিলাম এতদিন। ना मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इट्स फुल्ली इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे जो एमएसपी के बारे में बार-बार बोल रहे हैं ना सर, ये एमएसपी कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है। নেগেটিভ বলতে ফার্মার্সদের যে ফিয়ার্স গুলো থাকে, ওরা কাকে বিক্রি করবে বা মিডলম্যান না থাকলে, মানে বেসিক্যালি ওরা ভয় পাচ্ছে যে কর্পোরেট সেক্টর ওদের দাবিয়ে দেবে পুরো, মানে नहीं they will यार, not have सेक्टर्स को monopoly। ये नहीं देगा। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ वो लोग इजीली बिजनेस कर सकता है, पैसा ज्यादा मिलेगा उनको। হ্যাঁ এটা তো ওটা ওদের ফিয়ার না, মানে এটা হবে না। ওরা ভাবছে ওরা যা বলবে তার কথা শুনতে হবে। अरे एक्चुअली फार्मर्स अनपढ़ हैं, फार्मर्स ज्यादा হ্যাঁ, সেটাই। एजुकेटेड नहीं है इंडिया में, तो মানে उसी ওরা के এতদিন ভাবতো গভর্নমেন্ট ওদের সব ইন্টারেস্ট দেখবে, মানে জব রুলস বানাবে, তো কর্পোরেট সেক্টর ওদের কিছু মানে এক্সপ্লয়েট করতে পারবে না, যেটা বলছে। এখন আই থিঙ্ক ওদের ফিয়ার্স ওটাই বেড়ে গেছে। এখন তো গভর্নমেন্ট ওপেন করে দিয়েছে, কর্পোরেট যা করবে, মানে আপনি যেটা বলছেন মুকেশ আম্বানি ঢুকবে না এগুলোতে, বাট ওরা তো ভাবছে করবে। এখন তো অনেক মানে ওরা স্কোপ পেয়ে গেছে, তো এখন তো স্কোপ ওয়াইড হয়ে গেছে না এগ্রিকালচারটা, যে প্রাইভেটাইজ हाँ হয়ে গেছে। बट अच्छा होगा। मैं হ্যাঁ আচ্ছা सीरियसली হ্যাঁ बोल रहा হ্যাঁ, हूँ। মানে আমি এখন নেগেটিভ সাইড বলছি, ওরা কেন নেগেটিভ ভাবছে, মানে ওরকম। हाँ मैं समझ गया, सीरियसली बहुत अच्छा होगा। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का दम रखता है। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट, एमबीए करके लोग एग्रीकल्चर में आएगा, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ। चार्टर्ड कंप्लीट करके एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा, इतना दम है इस सेक्टर्स में। तो देयर इज अ ह्यूज इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट है इस सेक्टर में। ओके चलो, एक दिन में सारा का सारा पॉइंट नहीं बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा। सबका अपना अपना ओपिनियन है, कोई पॉजिटिव बोलेगा, कोई नेगेटिव बोलेगा, बट इसमें मैक्सिमम का अच्छा हो सकता है। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग। ये अच्छा एक्चुअली इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखो सर, रिपोर्टर वाले, टीवी वाले अपना अपना बताते हैं कि उनको पॉलिटिकल पार्टी से जिसके जिसके तरफ वो है या जिससे उसको पैसा मिलता है वो अपनी सजा। हमको कौन पैसा देगा सर? मुझे कोई पैसा नहीं देगा, पैसा का बात ही नहीं है। टोटल पॉइंट है इकोनॉमिकल पॉइंट कि भाई टोटल इकोनॉमी में चेंजेस लाने के लिए जो हमें चाहिए, मार्केट डिमांड सप्लाई को ओपन करना। क्यों इस फार्मिंग सेक्टर्स को एक मतलब भिन्न ग्रह जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई अदर प्लैनेट का कोई चीज है? अरे क्यों अदर प्लैनेट का चीज? सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा देख सकते हो आप यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो भी खर्चा करते हैं, ठीक है, जो भी इसका एक्सपेंस है, इसका एक्सपेंस का एरिया देख लो, अपनी इनकम का एरिया देख लिया। इस बार डिफेंस में ज्यादा पैसा नहीं डाला, 8% है इसका। सब्सिडी देता है 9%, अलग अलग सब्सिडी। अब ये अच्छा बात नहीं है सर, सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी। ऐसे ही हम लोग डेफिसिट है, डेफिसिट में सब्सिडी 9% टोटल इनकम का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा करते हैं 9% एरिया में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम 13%। इंटरेस्ट पेमेंट, वो बोरोइंग भी करते हैं बहुत ज्यादा और इंटरेस्ट का पेमेंट भी हो जाता है उसका 20%। स्टेट को देना पड़ता है 16% जितना वो इनकम करता है। स्टेट शेयर्स टैक्सेस एंड ड्यूटीज। पेंशन के लिए देना पड़ता है 5% एंड अदर एक्सपेंडिचर कुछ है 10%। एंड फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर के लिए 10% का पेमेंट करना पड़ता है। तो इस तरह से पूरा गवर्नमेंट को अपने आप को मैनेज करना होता है, तब जाके गवर्नमेंट अपने आप को चला सकते हैं। मुझे इससे बहुत आपत्ति है सर, ये बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी नहीं चाहिए सर। उससे अच्छा है कॉर्पोरेट टैक्स से आप कमा लो, उसके लिए कॉर्पोरेट को अगर थोड़ा सा ज्यादा मौका मिले तो देने दो। लेकिन ये बोरोइंग एंड लायबिलिटी लगा के अल्टीमेटली आप इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। बिजनेस को आगे आने दो, बिजनेस को आगे आने दो, एंड वही अच्छा बात है। नहीं तो ये जितना ज्यादा होगा ना, मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। फॉरेन इकोनॉमी से लोन लिया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जा रहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया जा रहा है।
इट्स नॉट ए गुड थिंग। ब्रिक्स से लोन लिया जा रहा है, कौन देगा लोन? नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक इंसान को लोन नहीं देता तो गवर्नमेंट को थोड़ी लोन दे सकता। कुछ समझ में आ रहा है सबको या फिर सब दिमाग के ऊपर से जा रहे हैं? बोलो सर बोलो, आज कुछ ज्यादा ही डिबेट हो गया, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? यस सर आया। काफी दिनों से Yes, sir. मन में बहुत सारा सवाल चल रहा था, तो अच्छा था कि टॉपिक रिलेटेड था और करंट अफेयर्स भी था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इज ए करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, समय के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज था और जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के साथ काफी मैचिंग एरिया था। तो चलो अच्छा हुआ कि इसी पर्सपेक्टिव में आपको एक समझ में कुछ मिला इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन, दैट्स अ डिफरेंट इशू। राजू का ओपिनियन किसानों के मतलब बिल के अगेंस्ट में है, आयन का भी थोड़ा बहुत था, वो न्यूट्रल है। मैं अपना ओपिनियन पॉजिटिव वे में दे रहा था आज, लेकिन इसका अल्टीमेट इफेक्ट जो मैं कोशिश कर रहा था दैट इज डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करके पूरे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आ सकता है। ओके सर, धीरे धीरे आपका दिमाग और ओपन हो जाएगा। किसी और का ना सुनो, सुनो तो खुद का एनालाइज करके, किसी का सुनने के कुछ नहीं, मतलब मेरे से भी आप कुछ सुने नहीं हो, इकोनॉमिकल चीजें देखिए। ओके सर, आज मैं और कुछ नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट दिन मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, चलो बाय। बजट का क्लास जो भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, आप किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हो अगर वो करना चाहे तो। ओके, दित्सा, काजल, राजू, सौमन्विता, स्निग्धा। स्निग्धा बुझते पारा गেছে? स्निग्धा, Yes, sir. स्निग्धा तुझे पता है ना ये इंडिया में क्या चल रहा है ये फार्म बिल को लेके? Yes, sir. There is some draft going. या फिर आज आज ही पता चला या फिर पहले भी पता था? ओके ठीक है, जितना हुआ है इसको ठीक से पढ़ो, ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट दिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आगे का चर्चा जारी रहेगा। ठीक है सर। आयुष, आयुष कुछ बोलेगा? नहीं सर। ओके, पागल हो गया क्या आज का डिस्कशन सुन के? नहीं सर।